हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग करने वाले हैं अपने डिडक्शंस को कंटिन्यू। कुछ स्टूडेंट्स का स्पेसिफिक मुझे रिक्वेस्ट आया है जो अभी हम लोगों को डिडक्शंस करनी है, जे जे ए एम, है ना, पी, कि मैम वो उसमें थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और उस एरिया से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, सो 10 AA SEZ। सो हम थोड़ा सा, क्योंकि आज का टाइम हमारे पास है, स्पेसिफिक क्वेरीज एज टू द डिडक्शन स्टूडेंट्स की कोई भी सरफेस नहीं हुई है ऐसी जो मुझे लगे कि यहाँ मुझे उसका एग्जाम्पल कैरी होना चाहिए। सब लोगों को जो छोटा मोटा डाउट्स था तो वो तो आई हैव क्लियर, राइट। सो अब यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली जो भी अब लेके चलेंगे उनको डिटेल लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ताकि जो वर्किंगली आप लोगों के उसमें प्रॉब्लम आई है वो ना आए। ठीक है, सो ध्यान से बस सुनते रहेंगे जो कुछ भी मैं बोलूँगी। तो ये मैंने कल बोला, जैसे ही मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट स्टेट हॉलीडे खुद से कर लो। अरे मैम खुद से कैसे करेंगी, थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू बता दो मैम, फिर हम पढ़ लेंगे। तो चलो ओवरव्यू बता देते हैं। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से हैं? 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, सो इनको ना बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन है इनको ग्रो करने का। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, है ना, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये सारे के सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को बेसिकली हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं। तो इन जगह पे अगर लोकेटेड है, ठीक है, और वो भी क्या लोकेटेड, अगर कोई भी एसएससी, और यहाँ कोई भी एसएससी है, एनी एसएससी, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई ऐसे प्रॉफिट्स हैं पीएनएल में जो कि बेसिकली ये जो एटीआईई की स्कीम बात करती है इससे रिलेट करेगा, तो फिर उसको हम यहाँ पे इंसेंटिव देंगे। ठीक है, उसको मिलेगी ये डिडक्शन। अब इसमें ना टाइम बॉन्डनेस है, बेसिकली टाइम विंडो है कि ये 2007 से लेकर के और 2017 के बीच का प्लान था। ठीक है, इसका मतलब आज की डेट में ये विंडो क्लोज हो चुकी है क्या? यस, अब नहीं है। तो जिनका पुराना डिडक्शंस चला आ रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम उनके लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था ये इतना रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि अब कोई नया इसमें एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, और ये मिलेगी किसे? अगर तो ये असेसी जो है ये मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करे कुछ एलिजिबल आर्टिकल्स या थिंग। ठीक है, अब वो एलिजिबल आर्टिकल्स या थिंग्स वो क्या क्या है जिसको इन्होंने अलाउ किया, कौन से एलिजिबल बिजनेस हैं? या तो आप होटल बिजनेस में हो, 2 स्टार से ऊपर के होटल बिजनेस हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, उसमें रोप वे को इंक्लूड करते हैं, या फिर आप कोई मेडिकल या हेल्थ केयर दे रहे हो जिसमें कम से कम 25 बेड हो, या फिर कोई ओल्ड एज होम रन कर रहे हो, या फिर कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हो अपने जो एरिया के बच्चे हैं आप उन्हें एजुकेट कर रहे हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, एनी। ठीक है, आईटी रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अगर आईटी हार्डवेयर्स वगैरह की हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है। ठीक है, कोई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यस। बट इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्टली ना भी बोला है, जैसे कि उन्होंने कहा टोबैको या टोबैको का कोई सब्सटीट्यूट आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर का मतलब कुछ भी मैन्युफैक्चर करने मत लग जाना, है ना। पान मसाला एक्सक्लूसिवली बाहर। कोई भी कैरी बैग जो एक इन्होंने थ्रेड की लिमिट्स लगा रखी होती हैं उस लेवल से नीचे के प्लास्टिक बैग्स होंगे, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नो। कोई भी गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहा है पेट्रोलियम ऑयल और गैस रिफाइनरीज, तो इनको इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इनकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, सो मिलेगा कितना? अगर इस तरीके का कोई एलिजिबल बिजनेस है आपका और उसमें आप कोई एलिजिबल आर्टिकल और थिंग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या फिर आप कोई सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करते हो, देखो आपने मैन्युफैक्चर किया वो ठीक है, लेकिन किसी प्रीवियस ईयर में आपने सब्सटैंशियल एक्सपेंशन किया है, तो भी फिर हम आपको यहाँ डिडक्शन देंगे। डिडक्शन क्या होगी? 100% ऑफ प्रॉफिट। कितने साल के लिए होगी? 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। और ये जो 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होंगे, 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर जिससे आप काम कमेंस करोगे उसी से शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है कि इतने सालों में से चुन लो आप किस साल में लेना चाहते हो, यहाँ पे वेरी फर्स्ट से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, जैसे कि 80 IC में अगर आप ले रहे हो तो फिर उसमें जितना पीरियड ले चुके हो उसके बाद वाला, मतलब 10 ईयर्स कॉम्बिनेशन में होगा, दोनों के अलग अलग नहीं होगा, पहले वहां से ले लेता हूँ फिर यहाँ से ले लूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अभी हमने पूरा 80 ये आईबी वाले स्कीम में ये जितनी कंडीशंस पड़ी थी ना हमने यहाँ पे, ये जो हमने कंडीशंस पड़ी थी, लेट मी मिनिमाइज इट टू सी, ये कंडीशंस थी ना,
सब सेक्शन 5 की ये सोल बिजनेस सोर्स माना जाएगा। 6 है ना कि रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 7 मैंडेटरी ऑडिट है। ठीक है, ये 6th वाली अप्लाई नहीं होती इसके ऊपर बेसिकली। ठीक है, 5th अप्लाई होती है और 7 to 12 होती है। मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। ये जो इंटर बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी वो मार्केट वैल्यू पे ही आपको दिखानी होंगी। और जो भी ये आपका बिजनेस होगा एलिजिबल बिजनेस प्रॉफिट एंटी डंपिंग, तो यहाँ पे डिडक्शन जो होगी ये प्रॉफिट को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, ये एओ की पावर जो है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कुछ आपको कोई पर्टिकुलर तरीके की विड्रॉ कर लेती है बेनिफिट तो फिर वो कवर नहीं होगा। अमेलगामेशन और डीमर्जर, तो ये केसेस एज इट इज इसके अंदर भी अप्लाई होंगे, इसलिए हमने वहां पे एक बार सारे पढ़ लिए थे, तो वो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है, ये सारा का सारा यहाँ पे चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करना ज़रूरी है, मैंडेट है, और ये भी रिज्यूम स्पेसिफिक है। ठीक है, तो जो कंपनीज के केसेस होंगे वहाँ पे आपको ये वाला जो है ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिज्यूम में अवेलेबल नहीं है, ओल्ड टैक्स रिज्यूम में ही अवेलेबल है। जो कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मैं लास्ट में आपको एक बार के लिए वो करा दूंगी जैसे कल मैंने किया था। तो इन लोगों के लिए कौन से वाले अवेलेबल है अभी के लिए, तो एक बात समझ के चलो, जितने भी ओल्ड टैक्स रिजिम में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कंपनी और ये जो भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर ये अपने पुराने मैकेनिज्म पे नॉर्मल टैक्सेशन पे रहते हैं तो ही डिडक्शन के स्पेसिफिक है। अगर किसी भी तरीके का कंसेशन ऑप्ट करते हैं तो कंसेशन में हमने हमेशा क्या रीड किया था, कंसेशन ले रहे हो तो फिर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना, कुछ एक को छोड़ करके, तो वो जो होंगे उनको हम स्पेसिफिकली देख लेंगे। क्लियर है, तो ये था आपका पूरा 80 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप इसे पूरे के पूरे को रीड कर सकते हो, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। ठीक है, एलिजिबल आर्टिकल थिंग। अच्छा, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है, ये हमने उस टाइम बात तो करी थी पीछे। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, वो आपने क्या सिलेक्ट हो गया अच्छा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो सब्सटेंशियली इंक्रीज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। सब्सटेंशियली का मतलब 25% कम से कम आपकी बुक वैल्यू का इंक्रीज हो जाए बिफोर डेप्रिसिएशन, तो हम उसको सब्सटेंशियल एक्सपेंशन मानते हैं। तो उस केस में भी हम आपको ये बेनिफिट देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक गो में सब बता दिए हैं। अब यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हो। ये कंपैरिजन स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लास्ट में पढ़ने जाने के लिए। आप, मुझे पता है वैसे तो अपने नोट्स खुद बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा वो क्रिएट किया है टेबल, जिसमें कि आप इनको पैरेलली देख सको। तो 80 IA ठीक है, पावर वाला, IAB IAC, ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशंस को मैंने पैरेलली रख दिया है जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते वक्त आपको ज़रूरी है। ठीक है, रिजिम के बारे में आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, CBDT सर्कुलर, गो अहेड विद दिस। राइट, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 80JJAA। सो एक सेक्शन है 80JJ, है ना, AA। तो ये इसके साथ इसे मर्ज मत करना, ये बिल्कुल देखने में दोनों के दोनों ऐसे लग रहा है इसी का एक्सटेंशन है, बट बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे बात कर रहा होता है कि आपने एडिशनली कितना जॉब क्रिएट किया, है ना, उससे रिलेटेड है। बट ये JA सिंगल A, दिस इज रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिजनेस। ठीक है, अब इसको केयरफुली सुन लो एक बार के लिए। ये भी आज की रेफरेंस में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग थोड़े से ना वो हैं इसको लेकर के कॉशियस हैं कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ें की तरफ हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या कहता है, सो JJA स्पेसिफिकली कचरा यानी कि वेस्ट, इसके बिजनेस की बात करता है। ठीक है, और साथ में JJAA की बात करेंगे तो वो किसकी बात करता है, नए एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, सो दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग टॉपिक है, सो इनको आपस में रिलेट मत करना। ठीक है, सबसे पहले हम सिंगल A वाले को ले रहे हैं। तो ये सेक्शन एक्चुअल में कहता क्या है, ठीक है, सो सोचो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारी कंट्री का, अभी कोई भी आदमी ऐसा कोई बिजनेस खुशी से करेगा क्या, कैसा बिजनेस, मान लो सब्जी मंडी में बहुत सारा सब्जी सब कुछ होने के बाद बहुत सड़ा पड़ा पड़ा रहता है ना, ऐसे ही बहुत सारे डर्टी वेस्ट होते हैं गांव में, गोबर और ये सब कुछ होता है। कोई बंदा है ऐसा जो इंटरेस्टेड होगा इस तरीके का बिजनेस करने में, ये सब उठाए ट्रांसपोर्ट करे,
फिर उसका प्लांट लगाए, नहीं ना। इसमें आप सोचो कि कैपिटल भी कितनी इन्फ्यूज़ होती होगी, ह्यूमन भी कितना इन्फ्यूज़ होता होगा, लगता होगा, है ना। और बहुत टाइम भी लगता होगा इन सब चीज़ों में। इसके कंपैरेटिवली हमारे पास अच्छे काम भी हैं क्या, है ना। कोई भी आदमी सोचेगा कि यार मैं कुछ बेटर कर लूँ, पर क्या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है ये, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना कचरा है डिफरेंट टाइप का, तो हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है ये, यस। सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि बीच में ना एक स्पेस निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम इस गंदगी को उठाओ, ठीक है, और उससे ना कोई काम की चीज बना लो। अब ये दो कंडीशन है, साइमल्टेनियसली चलेंगी। अगर मान लो कोई कचरा उठाने वाला है, तो आप लोग बोल दोगे मैम वो तो एमसीडी भी कर रही है ना, कचरा तो उठा ही रही है ना, तो फिर हमको बाहर से किसी बिजनेस को लोकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने ये सेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये दो चीजें, दो लेग साथ में चलता है कि आप उसको उठाओ और उससे कोई चीज बनाओ, ठीक है। तो आप जो भी ये काम करोगे, आपका जो भी ये, और ये पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है रिडक्शन, वो कहता है शुरुआत में, क्योंकि तुम्हारा बहुत पेन लगेगा इसमें, है ना, बहुत तुम्हारा पैसा इन्फ्यूज होगा इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि तुम गाड़ियां खरीदोगे, लॉरीज खरीदोगे, फिर जिस पॉइंट पे तुम जा करके वो चीज़ों से कुछ चीज़ बनाओगे, वहां पे भी तो तुम लोगों को कुछ फिक्स एसेट्स वगैरह डालनी पड़ेंगी, है ना। तो वो कह रहा है क्योंकि तुम्हारा वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं तुमको 100% रिडक्शन दूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, और वो कुछ वक्त क्या है, 5 साल, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने इस लाइन के साथ ये शुरू किया। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है, क्या कोई भी इस काम को शुरू कर सकता है, तो यहाँ पे ना 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला, एसएससी तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, एलएलपी हो, ठीक है, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट बिजनेस क्या होगा, एग्जैक्टली जो बिजनेस है वो मैं क्या कवर करूंगी। अब कोई भी आदमी है, कोई भी एसएससी है, उसको ये तभी मिलेगा सेक्शन जब उसके पीएनएल में इसका प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। अगर मान लो इधर से किसी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मतलब ये काम शुरू किया लेकिन या तो लॉस दिखा रहा है या नील दिखा रहा है, तो वो कह रहा है उस केस में पीएनएल में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही ना, तो फिर उस केस में नहीं, क्योंकि देखो 87 जे जो है, सॉरी, ये प्रॉफिट के ऊपर डिडक्शन की है। अगर मान लो किसी का लॉस है, तो लॉस है ना ऑलरेडी बिजनेस का, उसके ऊपर तो सेट ऑफ वगैरह काम करेंगे, है ना। सो यहाँ पे हम जब देखेंगे जब उसका कुछ प्रॉफिट हो, तो उसके पीएनएल में अगर इस नेचर के बिजनेस से कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो ये सेक्शन पिक्चर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब बिजनेस क्या होगा कि कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए, वो कलेक्ट करो और आप उसे प्रोसेस भी कर रहे हो, या तो प्रोसेस करो या ट्रीट, कोई भी वर्ड अगर आ जाएगा तो दोनों चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कहे कलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स मुझे साइमल्टेनियसली चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को एमसीडी का एग्जांपल दिया, तो वो सिर्फ पिक कर रहा है, उसको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर्पस क्या होना चाहिए, कोई भी पर्पस हो, या तो उस वेस्ट को उठा के वो पावर जनरेट करे, ठीक है। पावर कैसे जनरेट करेगा, मतलब मान लो सब्जी मंडी से सब्जियां उठाई, ठीक है, नहीं सॉरी, पावर के लिए तो आपने गोबर वगैरह इकट्ठा किया, है ना, उससे आपने बायोगैस प्लांट बनाया और उससे आपने बिजली बनाई, हो सकता है, यस। तो आप इस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स का, या फिर बायो पेस्टिसाइड्स का, या बायो अदर बायोलॉजिकल कोई भी आप एजेंट बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप सब्जी मंडी से जो भी वेस्ट ले रहे हो उसको आप ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट कर रहे हो, यस। या फिर बायोगैस प्लांट ही बना रहे हो, जैसे कि डेयरी का वेस्ट उठाया, सीएनजी या कुकिंग गैस बना दी उससे, ठीक है। ऐसे ही पेलेट्स, जो आपने गन सुनी थी ना आजकल जो स्टूडेंट्स पे चली थी, या ब्रिक्यूट्स होते हैं, जो फ्यूल जो होते हैं ना किसी भी तरीके के, जैसे अगर मैं कहूँ कि धान है हमारे पास, ठीक है, सो उस धान का कुछ हमारे पास ऊपर की पराली बची हुई होती है, वो पराली को आप यूज कर रहे हो, या कोल का कुछ सब्स्टिट्यूट होता है, कुछ बचा हुआ जिसको हम किनकी बोलते हैं, वो चीज़ होती है, उसको यूज हो करके आप कुछ बना रहे हो। तो वो कह रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी वो आपके इस पर्पज में यूज होगी, मीन्स प्रोसेस करके आपने ऐसा कुछ बनाया, अगर ये क्राइटेरिया सेट होता है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल। कितना मिलेगा, 100% जितना भी प्रॉफिट होगा, लेकिन कब तक मिलेगा, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से। और इसमें भी अगेन सेम कंसिडरेशन है कि आपके प्रीवियस ईयर जब भी आपने काम शुरू किया है, क्या वहीं से शुरू हो जाएगा, यस, इससे 5 क्योंकि ये आपको ना आपके अर्ली ईयर्स में ही सपोर्ट देना चाहता है,
ठीक है, इसको अर्ली ईयर्स का सपोर्ट देना। उसके बाद ये कह रहा है कि ये काम तुमको वैसे ही बहुत पैसा बना के देगा, पता नहीं कैसे बना के देगा। उसका सोच ये है कि आपको जो आपका रॉ मटेरियल मिलेगा ना, जो इनपुट मिलेगा, वो तो या तो नेग्लेजिबल कॉस्ट पे ही मिल रहा होगा क्योंकि लोग तो कचरा ऐसे ही फेंक रहे हैं ना, ठीक है। तो उसका कहना है कि एक बार जो तुम्हारा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा तो उसके बाद तुम लोगों को कोई मुश्किल नहीं हो सकती, फिर तो तुम प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर ATJJAA, ठीक है। इसे यहाँ पढ़ लो, राइट, टू द पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है। अब रिजिम की सेंसिटिविटी देखो क्या है यहाँ पे, अगर क्योंकि ये सारे एसएससीज के लिए अगर इंडिविजुअल HUF AOP है अदर देन कोऑपरेटिव इनमें से, तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट करता है यानी कि ओल्ड में ही मिलेगा, ठीक है। कंपनी के केस में अगर उसने इनमें से कोई भी ऑप्ट किया तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसे भी रेगुलर। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम कंपनीज के केस में रेगुलर बोलते हैं है ना, और कंसेशनल बोलते हैं, उसके केस में ओल्ड और न्यू होता है। बेसिकली ये है 115, इससे ही याद रखो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी अगर आपने 115 को अगर ऑप्ट कर लिया है तो फिर आपके पास नहीं है, तो इसे भी हम कहेंगे रेगुलर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे अहम मुद्दे पे, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी। इस केस में स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वो कहीं फंस जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास ना यहाँ पे क्वेश्चन भी है जिसे हम करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है फिर आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहेगा। एक ही क्वेश्चन है ना, यस एक ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे इससे रिलेटेड। बट इससे पहले कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ फोकस दे दो ताकि आप इसे पूरा सुन सको ये है क्या। सो बेसिकली ये जो स्कीम लेकर के आई गवर्नमेंट, इसका एम था कि नए लोगों को जॉब दो, ठीक है। अगर आपने नए लोगों को जॉब दी तो जो भी सैलरी तुम उनको पे कर रहे हो ना, उसका 30% का एक्स्ट्रा डिडक्शन दूंगा। मतलब आप लोग जो भी सैलरी पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन तो आप PNL में ले ही रहे होते हो ना, है ना। तो इसका यहाँ एम है कि तुम्हें 30% एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है, ये तुमको मिलेगा। और यहाँ पे ये मिलेगा भी कितने साल के लिए, अगले 3 साल तक मिलेगा। तो ऑलमोस्ट तुम्हारी जो उसकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी होगी वो हम पूरी की पूरी तुम्हें एज ए डिडक्शन दे देंगे। तो ये एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट था किसी भी बिजनेस के लिए कि अगर आप और लोगों को हायर करते हो। तो एम क्या था, जॉब क्रिएशन। हम यहाँ चाहते थे कि जॉब क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर हो, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, इसलिए हमने कुछ कंडीशंस भी लगाई, ठीक है। वो कंडीशंस क्या थी कि यहाँ पे ना एडिशनल एम्प्लॉय होना चाहिए। मींस मेरे प्रीवियस ईयर में इस 12 महीने के अंदर मैंने 10 लोग नए ऐड किए, 10 पुराने निकाल दिए, फिर मैंने 2 लोग ऐड किए और 2 लोग निकाल दिए, तो नेट शेल में मैं कहाँ खड़ी हूँ, 0। मैंने एडिशनली तो किसी को भी एम्प्लॉयमेंट दी नहीं ना, जितने लोग निकाले उतने ही लोग लगाए, उस केस में ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नया बंदा, ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका ये बेसिक टेस्ट है कि आपके प्रीवियस ईयर में कुछ तो एडिशन होना चाहिए जब आप क्लोज कर रहे, ठीक है। जैसे ही हमारी बुक्स क्लोज हो रही है तो हम देखें कि कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना 4 टाइप के लोग हैं जिसको तुम बाहर निकाल दो, ठीक है। जिसका तुमने, जहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इशू आता है कि कौन लोग एडिशनल उसमें नहीं आते। सबसे पहले जिन लोगों की सैलरी 25,000 से ऊपर है, जिन लोगों की सैलरी 25,000 रुपए से ऊपर की है, उन लोगों को तुम इधर से बाहर निकाल दोगे। मतलब कि एडिशनल वाली कॉस्ट में एडिशनली तुमने कोई जॉब क्रिएट की है, तो हमें ये लोग नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जो इससे नीचे स्केल पे काम करने वाले हैं, जॉब उनके लिए क्रिएट करो। तो बेसिकली ये सेक्शन बेनिफिट दे किसको रहा है, ये किसको दे रहा है, ये कह रहा है कि जो अनस्किल्ड लेबर है ना, या फिर जो लेबर लोअर प्राइस पे काम करती है, उसकी जॉब क्रिएशन को लेके है। आपने अपने यहाँ पे 10 CA को अपॉइंट कर लिया है और उनको आप 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, वहाँ आपका ये जॉब क्रिएशन वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी कि दे विल क्रिएट जॉब फॉर देमसेल्फ ना, उसको ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की। बट जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है आपको वहाँ सपोर्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि जहाँ पे जिसका पूरा PF का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ही दे रहा है, तो उसको ऑलरेडी एक बेनिफिट मिल रहा है ना, गवर्नमेंट ऑलरेडी एक सब्सिडी दे रहा है, तो उसको डबल बेनिफिट क्यों दूँ, यहाँ पे भी क्यों दूँ। तो अगर एम्प्लॉयर जो है, गवर्नमेंट जो है, वो ही पूरा PF का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उन लोगों का भी हम यहाँ कंसिडरेशन ही करेंगे। अब वो इररिस्पेक्टिव है 25,000 रुपए से सैलरी ऊपर है या नीचे है,
ठीक है, अगर नीचे भी है लेकिन उसका पीएफ का पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रही है, फिर नहीं मैं इंक्लूड करूंगी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में 240 दिन से नीचे काम करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे जो जॉब क्रिएशन चाहिए वो कैसी चाहिए, परमानेंट चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपने ये बेनिफिट उठाने के लिए तो एम्प्लॉय को हायर कर लिया। अब लोग क्या कर रहे थे, पहले जब लोगों को समझ नहीं आया था तो उन्होंने सोचा था अच्छा ठीक है, एडिशन का मतलब यही होता है, तो उन्होंने अपने 10 लोग निकाले और 10 ऐड कर लिए। तो समझ आया कि भाई ऐसे नहीं करना है, आपका जो क्लोजिंग होगा ना प्रीवियस ईयर, उस डेट पे एक्चुअली देखा जाएगा कि न्यू एडिशन क्या है। तो उन्होंने कहा अरे यार, मतलब ये 10 निकाले तो न्यू एडिशन तो 0 ही हो गया, मुझे नहीं मिल रहा। तो इन्होंने एक और स्मार्टनेस की, इन्होंने कहा अच्छा ऐसे करना है। सो अब सारी भर्तियां मार्च में होंगी, ठीक है, और उनको 1 से 2 महीना रख के और फिर उन लोगों को मैं जून जुलाई में निकाल दूंगी। सो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 31 वाला जो है आंकड़ा वो मेंटेन करा लिया कि हाँ जॉब क्रिएट हुई है, और फिर मैंने उनको जून में निकाल भी दिया। ठीक है, सो ये कंडीशन आता है, कहता है जिस भी एडिशनल जो एम्प्लॉय आपने रखा है वो 240 दिन से अगर नीचे काम करेगा ना, फिर नहीं रखेगा। अब यही ट्विस्ट है बेसिकली, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। स्टूडेंट्स को होता है कि मैम ये 240 डेज जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये कैसे होगा। तो समझो, अगर 2 प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व होते हैं, एक ही प्रीवियस ईयर है उसी में 240 दिन हो रहे हैं, तो फिर तो आपको कंफ्यूजन है ही नहीं। बट इस प्रीवियस ईयर में सिर्फ 100 दिन हुए और वो आगे भी जॉब पे कैरी कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट भी गलत लगेगी ना, वो कहेगी मैं नहीं दे रहा डिडक्शन। अरे क्या पता मैं परमानेंट ही रखने वाली हूँ, अब क्या करूँ कि मैंने रखा उसको फरवरी मार्च में है, नहीं हुआ टाइम पीरियड। तो कहता है ठीक है, जिस साल में ये 240 डेज क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करेगा, उस साल में ये डिडक्शन मिलेगी। ये की पॉइंट है इसका, जहां ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन। ठीक है, सो 240 की कंडीशन को ऐसे देखना है कि अगर वो मेरे प्रीवियस ईयर में 25-26 में अगर उसने उसे फेब्रवरी में रखा है, तो फेब्रवरी मार्च 240 दिन पूरे नहीं होते, तो 25-26 में मुझे ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, अब ये डेफर हो जाएगी। ये डिडक्शन मुझे कब मिलेगी, ये मिलेगी मुझे 26-27 प्रीवियस ईयर, जब वो 240 दिन कंप्लीट कर जाए। ठीक है, लेकिन यही एक छोटा सा इंटरनल एक्सेप्शन है, वो कहता है अगर तो ये जो एसएससी है ये मैन्युफैक्चर ऑफ एपरल, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स में है, तो ये थ्रेशोल्ड 150 दिन की है, क्योंकि वहां पे जनरली इतने लॉन्ग लेवल पे काम होता ही नहीं, सीजनल वर्क है ना। ठीक है, तो एपरल्स या फिर फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट है तो हम यही 240 दिन की काउंटिंग 150 डेज करेंगे। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा। पिछले प्रीवियस ईयर में अगर आपके 150 डेज नहीं होते तो फिर डेफर हो जाएगी ये डिडक्शन। ठीक है, फिर ये डिडक्शन तब मिलेगी जब आप इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, अगर कोई इंप्लॉय जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन जो है एडिशनल एम्प्लॉयज की आपको याद रखनी है। एक तो 25,000 का क्राइटेरिया है, ये सब पे अप्लाई होता है। 25,000 मीन्स ऑल, सभी इंप्लॉयज को पहला टेस्ट लोगे क्या 25,000 से ऊपर की सैलरी है नीचे। दूसरा टेस्ट हम इसका क्या लेंगे कि देखो इसका जितना भी पेंशन स्कीम में जो पैसा जा रहा है वो गवर्नमेंट तो नहीं पे कर रही। अगर ये भी टेस्ट क्लियर हो जाता है नहीं गवर्नमेंट नहीं कर रही, 25,000 से नीचे है, फिर हम थर्ड में आएंगे कि देखो 240 दिन पूरे हुए क्या, अगर नहीं हुए फिर ड्रॉप कर दो। और फिर हम लास्ट टेस्ट देखेंगे कि उसने प्रोविडेंट फंड के अंदर यहाँ पे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, आरपीएफ में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, फिर भी ड्रॉप कर दो। फिर मतलब कि हम ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको हम नहीं जानते, ये आपका एडिशन नहीं है, इसको हम एडिशन नहीं माने। क्लियर है, तो कई बार ना इसमें लोग एक और स्मार्टनेस करते हैं। अब ये इसके अंदर ये एडिशनल एम्प्लॉयज की कॉस्ट को नील कंसीडर करेंगे। अब देखो इधर से ही इसको सिर्फ समझ लो। अब मान लो कि किसी वजह से मैंने कोई एंड तक इंक्रीज ही नहीं किया, प्लस माइनस कर लिया, तो मतलब नहीं कंसीडर करूंगी ना। यस, दूसरा कई बार लोगों को लगता है अच्छा ओ यार मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, है ना, तो मैं क्या करूं, अब तो जो पेमेंट्स हो चुकी अब प्रीवियस ईयर में कैसे जाओगे वापस। तो उसने कहा एक तरीका है, हम कह देते हैं हमने कैश पेमेंट किया था। ठीक है, सो ये सेकंड कंडीशन आगे कहती है अगर तुमने कोई भी इमोलमेंट्स में अब डेफिनेशन अच्छी खासी इसमें कि आप चाहे सैलरी के नाम से दो, चाहे आप वेज के नाम से दो, किसी भी नाम से दो, इमोलमेंट होता है। ठीक है, सो वो कहता है कि जो भी इमोलमेंट्स आप पे कर रहे हो अदरवाइज देन बैन अकाउंट पे, चेक या अकाउंट पे, मतलब कि ये सारे के सारे क्या है, वेरीफाइबल सोर्स है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना। सो ये सारे वेरीफाइबल है कि तुमने असल में पे किया कि नहीं किया। इसके अलावा
मतलब कि तुम ये कहो कि मैंने उसको कैश पे कर दिया था, मैंने उसके नाम ज़मीन कर दी, मैंने कुछ दे दिया, वो सोर्सेस कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखने का जो सिनेरियो है वो पूरा क्या है, सैलरी तो छोटी देखनी है लेकिन नौकरी लंबी देखनी है। 240 डेज हम इंश्योर कर रहे हैं। पीएफ होना बहुत ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में होना ज़रूरी है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑलरेडी कोई सब्सिडी ना दे रही हो ये हमने चेक करना है। ठीक है, 240 डेज वाला रूल मैंने सारा का सारा बता दिया है ना, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब ये कब से शुरू होगा, किस टाइम से हम इसे शुरू करेंगे, तो इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ अ न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे देखो, अगर तो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो ऑलरेडी इंप्लॉइज भी हैं उसके पास, है ना, तो वो जो नए लोग हायर करेगा ये उस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी का नया ही बिजनेस है तो उसके तो सारे ही नए हैं, तो क्या उसको भी मिलेगा? हाँ, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, उसके जितने भी नए हो, क्योंकि जॉब क्रिएशन ही तो मुद्दा है, तो जॉब उसने नया बिजनेस खोल के जॉब ही तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो वो कह रहा है कि जो भी आपने पे किया है, ये खास करके क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, कि आपने उसको पे उस तरीके से किया हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम टू बी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो फिर आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म फिल करने की, ये आपको फिल करनी है। एंड द अमाउंट शैल नॉट बी इंक्लूड इमोलमेंट पेड अदरवाइज देन बाय दिस। मतलब यहाँ पे भी आपको ना इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफर करना पड़ेगा इमोलमेंट्स को, अगर आप नहीं करते हो तो फिर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। अब परसेंटेज क्या होगा, दैट इज 30%, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहाँ पे जो कंपनी है ना, कि किस कंपनी को ये मिलेगा, जो सबसे इसका मेन मुद्दा था वो क्या थी, वो कंपनी थी, दो क्राइटेरिया इसके चेक करने हैं आपको। पहली बात कि वो 44 AB में आती हो, मतलब उसका ऑडिट होता हो, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सीए सर्टिफाई करके देगा कि हाँ ये सब कुछ है। ठीक है, तो 44 AB में ये होनी ही चाहिए। दूसरा कि इसने न्यू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। ये दोनों चीज़ें जो कंपनीज करेंगी उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये एक यूनिकली स्ट्रक्चर है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू चैप्टर 6A का प्रोविजन दैट सर्वाइव्स इवन अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ये दोनों के लिए अवेलेबल है, ओल्ड एंड न्यू बोथ। यहीं पे लिख देती हूँ, तो ये कल हमने जो चार्ट देखा था वहाँ पे भी हमने इसे लिखा हुआ था, तो ओल्ड न्यू दोनों में से किसी में भी हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। ये रिवॉर्ड करता है बिजनेसेस को जो डेमोस्ट्रेबली ऐड करते हैं एम्प्लॉयज टू देयर पेरोल। ठीक है, क्वांटम क्या होगा, वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसएससी टू होम सेक्शन 44 AB अप्लाइज इंक्लूड्स प्रॉफिट, इधर से प्रॉफिट भी होने चाहिए, अ डिडक्शन इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज कॉस्ट। देखो, मेरे को आज के लेक्चर में दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है, हम जो अभी कर रहे हैं जितनी भी डिडक्शन, ये सी ग्रुप वाली है ना, जो कि बेसिकली डिडक्शन जब देती हैं जब हमारे पास ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। तो अगर किसी की इनकम नहीं है, लॉसेस हैं, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ही जब कर रहे हैं जब इनकी इनकम है, पीएनएल में प्रॉफिट। तो 30% आपको मिलेगा इनकर्ड इन कोर्स ऑफ सच बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग दिस इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आपका इफेक्टिव बेनिफिट क्या हो जाएगा, 30% फॉर 3 ईयर्स, मतलब 90% आपकी एडिशनल कॉस्ट जो होगी 3 साल की विंडो में डिवाइड करके आपको पूरा बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको एक कंडीशंस और साथ में देखनी है, कोई ये बिजनेस जो है ये किसी स्प्लिट अप से या रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग बिजनेस से बना हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उनको नहीं मिलेगी ये डिडक्शन। जो बिजनेस है शुड नॉट बी एक्वायर्ड बाय एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम अदर पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, उनको भी नहीं है। और जो रिपोर्ट है अकाउंटेंट की, वो प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर के साथ आप लोगों की स्पेसिफाइड डेट से 1 महीना पहले, तो बेसिकली रिटर्न फाइल जो ऑडिट रिपोर्ट है तो वो भी तो 1 महीना पहले जाता है ना। इसका मतलब ये कहना है कि जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, उससे 1 मंथ पहले हम लोग ऑडिट के लिए कंपलसरी कहते हैं ना कि आपकी चली जानी चाहिए, तो ये भी विद इन टाइम होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट विद इन टाइम ही सबमिट होनी चाहिए, तो उस केस में ही हम आपको ये डिडक्शन दे पाएंगे। बेसिकली क्या है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड होगी तो जब एओ आपका चेक करेगा ये सारा डाटा कि क्या इसने सही लिया नहीं, तो ऑडिट रिपोर्ट से वेरीफाई करेगा ना कि हाँ सीए बोल रहा है कि इसने ये सब कुछ किया, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। बस ये इजी वर्क के लिए होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है सबसे बड़ा मुद्दा, ये जो 25,000 की फिगर हम जब चेक करेंगे ना कि सैलरी,
या फिर जिसको अब यहाँ पे जो वर्ड बोल रहे हैं इमोलमेंट, ठीक है। सो इसको हमने कैसे देखना है, तो बेसिकली इसमें से ना आपको दो चीज़ें बिल्कुल बाहर रखनी है। एक तो अगर एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ की तरफ है तो उस अमाउंट को इसमें से लेस कर देना, मतलब 25,000 शुडंट इंक्लूड दैट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लमसम मिलता है, ठीक है, कोई ग्रेचुटी मिल रहा है, वीआरएस का पेमेंट मिल रहा है, तो ये लमसम भी बाहर आएगा। मतलब मैं सिर्फ रेगुलर आपका जो सैलरी नेचर अमाउंट है ना, सिर्फ उसको कह रही हूँ जब 25,000 की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा टॉपिक, और इससे अलावा तो मुझे लगता नहीं है किसी को और कोई पॉइंट का इशू है। तो जितने मुझसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्राई एंड केटर ऑल, ठीक है। सो ये इन्वॉल्वमेंट ये रहा है, यहाँ पे पढ़ लेना आप ये दोनों कैटेगरीज भी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों जगह अवेलेबल है। क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपके और जो थोड़ा एक दो डाउट बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा होपफुली। सो मिस्टर विकास, क्या इनको अवेलेबल होगा? यस, दिस इज अवेलेबल टू ऑल एसएससीज, है ना। हैज़ कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑन 1/4/2025, मेरे प्रीवियस ईयर में इसने काम ही शुरू किया है। तो जितने भी लोग को एम्प्लॉय किया सारा ही न्यू इसने एडिशन जनरेट किया है। यस, क्या अवेलेबल हो जाएगा? यस। सो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके केस में जो ऑलरेडी है उससे नए कितने किए, तो उस केस में हम देखते हैं कि क्लोजिंग प्रीवियस ईयर में कितना फाइनल नेट एडिशन है। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर जिसका कि नया ही बिजनेस है, तो सारे सारे नए एडिशन है क्या? यस। सो यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो बड़ी सारी बाइफर्केशन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 75, 125, 120, 100। यहाँ डेट्स दे रखी है। डेट्स किस लिए दे रखी है, हम लोगों को देखना है प्लस 240 डेज की कंडीशन ये पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये रेगुलर है, ये कैजुअल है। मंथली सैलरी 24 ये अलाउ हो जाएगा, 26 वाला तो वैसे ही नहीं होगा। 24,500 वाला अलाउ हो जाएगा, 24 वाला अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, जबकि कैजुअल नहीं करते। तो कैजुअल अगर प्रोविडेंट फंड पे नहीं करेंगे तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? यस, क्योंकि आपका आरपीएफ की तरफ जो पार्टिसिपेशन है दैट इज अ मस्ट कंडीशन, है ना। उसके बाद कंप्यूट करो द डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर विकास फॉर असेसमेंट ईयर्स 26-27 इफ द प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर दैट ईयर इज 90 lakhs एंड इज टोटल टर्नओवर इज 11.40। टोटल टर्नओवर कितनी है? 11.40। तो क्या ये 44 ए बी के लिए एलिजिबल है? यस, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया हो गया। ड्यूरिंग द ईयर इसने न्यू एम्प्लॉयज भी रखे हैं, तो फिर क्या हम ATJJ ए को चेक करेंगे? हाँ जी, चेक करेंगे, ठीक है। सो पहले केस में 24, टाइम पीरियड भी 1/4 है, तो क्या पूरा है? यस, तो ये तो मस्ट हो गया, ठीक है, ये तो इंक्लूड हो गया। उसके बाद देखो दूसरे वाले केस में रेगुलर है लेकिन सैलरी नहीं, तीसरे में कैजुअल है तो वो नहीं अलाउ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पीएफ में नहीं। अब यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज जो हैं ये वाले, ये 1/9, तो ये क्रिटिकल है। अब हमको नंबर ऑफ डेज देखना है, ठीक है। सो अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स है ना। सो 7 अप्रॉक्स 30 डेज ले लेती हूँ, 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा, है ना। तो 210 दिन। तो अगर मैं इसके अंदर 10 दिन ऐड भी कर लूँ तो 220 डेज होते हैं, 240 फिर भी नहीं हो रहे। सो मेरे प्रीवियस ईयर में क्या मुझे इसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं, ये अब डेफर होगा। अगले साल जब 240 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो बेसिकली बचा क्या? सिर्फ पहली वाली कैटेगरी। तो 75 इंटू 12, 12 महीने का निकालेंगे, 24,000 जो भी आएगा अमाउंट, ठीक है। ये यहाँ से कैलकुलेशन देखो, सिर्फ यही बच रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लिखे हैं। सो ये अमाउंट आ रहा है, इसका 30% कितना हो गया? ये। तो दिस इज द डिडक्शन अवेलेबल टू दिस कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे वुड what would be your answer if Mr. Vikas has commenced the business of manufacture of leather products? अगर इसने लेदर प्रोडक्ट्स का किया होता काम तो फिर हाँ सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, क्योंकि फिर ये जो 100 एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी है इसमें हम कितने दिन देखते हैं? 150 डेज देखते हैं कि 150 डेज पूरे हो गए हैं क्या, है ना। तो वो तो यहाँ पूरे हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम प्लस इन 100 एम्प्लॉयज का भी करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे करके ही दिया आप लोगों को, ठीक है। ये रहा। तो यहाँ पे ये तो होगा ही होगा, प्लस आपके साथ ये 24 इंटू 7 100 एम्प्लॉयज का ये भी हो जाए, ठीक है। ये 7 जो है ये नंबर ऑफ मंथ्स है जिसके लिए इन्होंने काम किया, उतनी तो सैलरी होगी ना जितनी आपने पे की उसी का मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका 30% टोटल हम निकालेंगे। तो दिस इज द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80JJAA, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 80LA पे, दैट इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड आईएफएससी यूनिट्स। इसमें ना इतना टेक्निकल लगता है ये
हैं स्टूडेंट्स इतने टेक्निकल वर्ड से इतने उलझ जाते हैं कि बस ये ही ना पूछे, बस पता नहीं क्या ही चीज़ है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी तो डिस्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलर कोर्स में हम अपने इर्द गिर्द ऐसे शब्द जो वोकैबलरी वो नहीं सुनते, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर सुनोगे तो फटाफट से समझ में आ जाएगा बेसिकली इस सेक्शन का पूरा रोल क्या है, ठीक है। और उससे ज़्यादा मज़ेदार ये कि देखो मोदी जी कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि दुबई, सिंगापुर, लंदन, अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्लोबली फाइनेंशियल हब्स हैं। सो लोग ज़्यादातर पैसे को वहाँ पे ही प्लांट करते हैं ना, अपने पैसे को रूट करना हो, कुछ काम करना हो, तो दे डिपेंड ऑन दीज कंट्रीज, और वो अच्छे इंसेंटिव्स भी देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एक इंडियन कंपनी को डॉलर्स में लोन लेना है तो वो कहाँ जाएगा? इनमें से किसी कंट्री के पास, या तो दुबई जाएगा, सिंगापुर जाएगा, लंदन जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको इंडिया बेस्ड, इंडिया से रिलेटेड कोई फंड अगर बनाना है, तो वो भी किस पे डिपेंडेंट है? इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही लोग ये सब काम करके देते हैं, ठीक है। तो मोदी जी ने जब इसे कॉन्टिन्यूस देखा तो उन्होंने कहा कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, वाई, मतलब ऐसे सिंगापुर, दुबई जैसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं बना सकते, तो हमें भी बनाना चाहिए, है ना। सो इन्होंने इस आइडिया को सोच के लेकर के आए गिफ्ट सिटी, है ना। नाम सुना है आप लोगों ने, गांधीनगर में है, गुजरात में, है ना। तो उन्होंने कहा गिफ्ट सिटी बनाते हैं। अब गिफ्ट सिटी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या रखा, इन्होंने कहा दिखने में ये बेशक से ये दिखे कि भारत में ही कहीं लोकेटेड है, बट इसकी कार्यशैली जो होगी, काम करने का तरीका ऐसा ही होगा जैसे कि सिंगापुर, दुबई, लंदन ऐसी किसी जगह बैठ के आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो अब लेकिन सिर्फ आपने वो इंफ्रा डेवलप कर दिया, वो प्लेस डेवलप कर दिया, इससे क्या जो लोगों की एक रेगुलर हैबिट है कि वो इन चीज़ों को सिंगापुर, दुबई से रूट कर रहे हैं, वो यहाँ आ जाएंगे क्या? नहीं। हर इन्वेस्टर को देखो लालच चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, कि मुझे कुछ तो दो जिसके लिए मैं आऊँ। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, देखो जब भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ये लोग परफॉर्म कर रहे होते तो यहाँ से क्या इनकम जनरेट करते हैं? फीस, ब्रोकरेज या फिर बैंकिंग इनकम, है ना। तो उन्होंने कहा इस तरीके की कोई भी इनकम जो होगी ना, इससे रिलेटेड हम तुमको डिडक्शन दे देंगे। क्या देंगे? डिडक्शन देंगे। कहाँ? सेक्शन 80 LA में, मीन्स कि तुम्हारे टैक्स की छूट हो गई, है ना। सो अब इन्वेस्टर को ये सोचना है कि भाई मुझे सारा बेनिफिट वही मिल रहा है और टैक्स भी नहीं देना, तो स्टिल वो कंपेयर करेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये, क्योंकि हो गया थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगा था जैसे ही हम लेकर के आएंगे तो जितने भी FIIs या जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर लेके जा रहे हैं, जो हमारे पास डॉलर्स नहीं आ रहे, तो भर भर के डॉलर आएगा। बट ये थोड़ा सा मिसफेल हुआ है, क्योंकि जो कंप्लायंस लेवल है इंडिया में, कंप्लायंस लेवल एज पर एज वेल, जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है ना, कि आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है ज़्यादा, तो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरीके से सोचा एक्चुअल में वैसा तो हुआ नहीं, बट इन्होंने अपने लेवल पे ये सेक्शन लाया कि भाई हम तुमको डिडक्शन दे देंगे। अब उन्होंने इसे करने के पीछे जो माइंडसेट बनाया था, उन्होंने ये सपना देखा था कि हम भी दुबई, सिंगापुर जैसा एक अच्छा खासा फाइनेंशियल हब तैयार कर देंगे, जहां बैठ करके लोग जो है अलग अलग कंट्रीज के लोन्स को, है ना, और फंड्स को, इन सबको मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास बड़ी भारी भारी सी आई इस सब में, क्या? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, IFSC यूनिट्स, ठीक है। अब ये टेक्निकली हैं क्या? क्योंकि नाम बड़े हैं ना, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं है कुछ अलग सी चीज़ तो नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर कोई भी बैंक, किसी भी बैंक का इस गिफ्ट सिटी SEZ में अगर कोई ब्रांच है, तो उसको हम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलते हैं, है ना। क्योंकि इसका जो मेन काम है, ये जो ब्रांच है, मान लो ये HDFC बैंक है, ठीक है, या SBI बैंक है, तो ये नॉर्मली हम लोग हर जगह देखते हैं, क्या पूरे देश भर में है? यस। लेकिन जब ये गिफ्ट सिटी में SEZ में बैठेगा और इसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी या नॉन रेजिडेंट या SEZ क्लाइंट्स को डील करना ही होगा वहां बैठ करके, तो इसका मतलब अब ये इनसे अलग हो गई, तो सिर्फ इस यूनिट को मैं यहाँ पे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलूंगी। इस पॉइंट को क्लियर रखना। सो सारे SBI एंड दिस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, है ना, क्योंकि इसका डीलिंग दूसरे जो SBI उनके डीलिंग के नेचर से बिल्कुल अलग हो गया है, ठीक है। सो इनकी अलग लाइसेंस यूनिट्स होती है, ये अलग, बिल्कुल अलग लाइसेंस पे काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं IFSC यूनिट्स क्या होती हैं। तो IFSC यूनिट्स एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अगर गिफ्ट सिटी में बैठ के कोई भी
फाइनेंशियल एंटिटी, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है, या फिर कोई फंड हो, या कोई एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी हो, या कोई स्टॉक ब्रोकर हो, अगर वो इस गिफ्ट सिटी एसईजेड में बैठ जाता है, यहाँ बैठ के अगर वो काम कर रहा है, और वो भी कौन सा काम, जो जो काम के लिए वो अप्रूव्ड है। अगर किसी बैंक को आपने अप्रूव किया है कि तुझे फंड मैनेज करना है, और वो कमोडिटी ट्रेडिंग करने लग गया, तो कमोडिटी ट्रेडिंग वाले को नहीं मिलेगा ये सेक्शन का डिडक्शन, नो। तो आईएफएससी के लिए स्ट्रिक्टली जिस काम के लिए आप अप्रूव किए गए हो कि आप यहाँ गिफ्ट सिटी में बैठ के काम कर सकते हो, अगर आप वो काम कर रहे हो और उससे आपकी इनकम हो रही है, तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन है? सो यहाँ पे ये 3 लोग एलिजिबल हैं। एक तो शेड्यूल्ड बैंक जिसकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है एसईजेड में, तो वो शेड्यूल्ड बैंक एलिजिबल एसएससी है। दूसरा, कोई भी बैंक जो इनकॉर्पोरेट हुआ है भारत से बाहर, तो इसका सिंपल मतलब समझो कि कोई भी फॉरेन बैंक जिसका ओबीयू एसईजेड में है, गिफ्ट सिटी एसईजेड में है। और तीसरा, यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसको हम आईएफएससी बोलते हैं, तो कोई भी यूनिट अगर आईएफएससी की है, तो ये 3 लोग एलिजिबल एसएससीज हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही मिलेगा इस सेक्शन का बेनिफिट, इसके अलावा किसी को भी नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कौन कौन सी इनकम्स हैं जिसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर ओबीयू एसईजेड में है तो इसकी कोई भी इनकम हो, ठीक है, सो इसकी जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी इसके लिए एलिजिबल हो गई। अब यहीं पे मैं बात करूंगी, तो जो भी इनकम ऐसे किसी बिजनेस से रेफर होगा जो इसमें रेफर है, तो बेसिकली क्या है, बैंकिंग के केस में सेक्शन 6 डील करता है कि जो बैंक्स हैं अगर वो लेंडिंग का काम कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं बिल्स की, गारंटीज मैनेज कर रहे हैं, या फॉरेन एक्सचेंज देख रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 6(1). तो ये वाला काम अगर आप कर रहे हो फॉर किन के लिए, फॉर एसईजेड, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम एलिजिबल है। ठीक है, थर्ड केस में अगर आईएफएससी यूनिट है, उस आईएफएससी यूनिट का बिजनेस जिसके लिए वो अप्रूव्ड है, ठीक है, इस एसईजेड में बैठने के लिए, तो वो अप्रूव्ड वाले काम से जो भी वो इनकम जनरेट करेगा वो। अब ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझो। बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर दुनिया में अगर हम देखें तो जितनी भी एयरलाइंस हैं, ये प्लेन्स खरीदती नहीं है। इनका तरीका क्या होता है, लीज पे काम करने का। ठीक है, सो ये क्या करती है, लीज पे लेती है प्लेन्स को, और ये ज़्यादातर लीज जो एग्जीक्यूट होती है ना, या तो ये आयरलैंड से होती है या दुबई। देखो, दुबई में अगर तुम कभी भी किसी का अगर मौका मिला हो जाने का, तो सीएस के लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर उसका एक बार पढ़ना चाहिए, सेटअप कैसे काम करता है। बट दुबई का अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग या ऐसी कोई चीज़ आप नहीं देखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल हब है जिसकी वजह से वो इतना एज पे खड़ा है आज, है ना। तो वो सिर्फ क्या करता है, ईज देता है। कोई भी अपना पैसा, देखो वहाँ कैश का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैश लेके घूम सकते हो, कैश में कितना भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। हम अपनी कंट्री में देखते हैं कि भाई हर चीज़ पे कैश की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, दुबई में ऐसा नहीं है। ठीक है, दुबई में उन्होंने बिजनेस को बहुत ईज दे रखा है कि आपको नहीं सोचना, आप सिर्फ काम करो, हम बैठे हैं ना। तो वो जितना भी इंफ्रा है जो भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है, वो सारा का सारा उन्होंने डेवलप करके दे रखा है कि हम आपको एजुकेटेड स्टफ भी ला के देंगे यहाँ पे, आपको जो बिजनेसेस के लिए बेनिफिट चाहिए वो भी देंगे। तो ज़्यादातर लोग जब भी कन्वीनियंस ढूंढते हैं, दे गो टू दुबई। आज का सिनेरियो तो ऐसा है कि हम जब क्लाइंट्स को देखते हैं, तो हर किसी का एक सेटअप दुबई में होता ही होता है। उन्हें लगता है कि इट्स वेरी इजी टू वर्क इन दुबई, मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ता। इंडिया में जब हम काम करते हैं, हमें काम से ज़्यादा कंप्लायंस सोचना पड़ता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये आपके काम को इफेक्ट कर देता है कि यस। सो अब लीज से आ जाते हैं, तो क्या होता है, जो लीजिंग कंपनीज होती हैं बेसिकली, उनका जो मेजर प्रॉफिट होता है वो लीज वैल्यू से नहीं होता। उनका मेजर प्रॉफिट होता है जो लीज एसेट है, जब वो उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम ये आयरलैंड, दुबई, ये क्या चीज़ है, इंडिया को क्यों ना बनाए ऐसा हब जो लीज पे एक्चुअल में एयरलाइंसेस को दे सके, हम भी तो कर सकते हैं ये काम। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट उस इनकम को कवर करता है जो उस लीज एसेट को बेचने से आएगी। ठीक है, सो कोई भी इनकम अगर ट्रांसफर अगर करते हो एसेट, जो कि क्या है, एयरक्राफ्ट, शिप, हेलीकॉप्टर, इंजन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, या कोई पार्ट देयर ऑफ, जो आपने लीज किया था, किसने, आईएफएससी यूनिट ने जो लीज किया था, तो आईएफएससी यूनिट अपनी उस लीज एसेट को अगर ट्रांसफर करती है, तो उससे आने वाली इनकम जो होगी, उस
उसके ऊपर यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ना इन्होंने एक टाइम बाउंडनेस लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड ये यूनिट जो है कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन बिफोर 2030। अब ये क्यों किया है? इन्होंने कहा जल्दी आओ, ये स्कीम खत्म होने वाली, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए लोग। ठीक है, सो 2030 अभी भी हमारे पास है टाइम, तो 2030 तक जो लोग ये ऑपरेशन शुरू कर देंगे, जो भी IFSC यूनिट्स ये काम शुरू कर देंगी, ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। अभी हम देखो ये टाइम बार अभी कहाँ है ना, सो अभी हम इसको नहीं कह सकते, हो सकता है बाद में टाइम इसका एक्सटेंड भी हो जाए। तो अभी के लिए आपको 2030 देखना है, तो क्या अभी हमारे लिए अवेलेबल है? यस, हमारे लिए अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर है इंपॉर्टेंट, कितना और कितने साल तक, क्योंकि डिडक्शन तो इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, तो जब भी हम OBU वाली बात करेंगे और IFSC यूनिट वाली, OBU IFSC यूनिट, ठीक है, सो OBU के केस में अगर मैं बात करूँ तो जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, ठीक है, तब उससे पहले क्या होता था कि फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% होता था, अगले 5 ईयर्स जो होते थे उसमें 50% ही मिलता था। लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 के बाद अब ऐसा नहीं है, अब आपको 10 सालों के लिए पूरा 100% मिलता है। ठीक है, और ये कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोई मेरे पास चॉइस है कि कोई एक ब्लॉक पीरियड होगा 15 या 20 साल का, उसमें से मैं कोई भी 10 साल चूज कर लूँ? नहीं, ये आपके पहले ही प्रीवियस ईयर से शुरू हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिवली 10 साल। तो शुरुआती बैक देने के लिए एक बार आके आप बिजनेस तो शुरू कर लो यहाँ, फिर हम नहीं पूछने वाले आपको जोक्स अपार्ट। ठीक है, सो अब IFSC यूनिट की बात करें, उसमें ये 50-100 ये कुछ नहीं है, उसमें स्ट्रेट अवे आपके पास 100% की डिडक्शन है। उसके अंदर आपके पास एक ब्लॉक है 15 ईयर्स का। ठीक है, सो 15 ईयर्स में से कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। IFSC के लिए ये फैसिलिटी है, याद रहेगी? यस, हाँ, यस। सो ये मैंने यहाँ पे भी समराइज करके दे दिया है आप लोगों को, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होंगी? सो कंडीशन कुछ नहीं है, CA की रिपोर्ट चाहिए, वो तो अपनी वो फाइल करेगा 44AB ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अ कॉपी ऑफ परमिशन ऑब्टेन्ड अंडर दिस फॉर बैंकिंग रेगुलेशन और अ कॉपी ऑफ परमिशन अंडर IFSC अथॉरिटी। बेसिकली कि आपको साथ में ना ये भी लगाना है कि आप वहाँ पे जो आपने यूनिट बनाया है ये आपकी अपनी जो एक्ट है उनके रेगुलेशंस के तहत ही है। ठीक है, वो कंफर्मेशन के लिए। सो दिस वाज ऑल। इससे रिलेटेड आप लोगों का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो है, मुझे याद नहीं आ रहा किस ईयर का है, बट आप वो एक क्वेश्चन उसको कर लेना, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट को पूरे को आप लोगों के बहुत अच्छे से करवा देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ATM। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आगे के जितने डिडक्शंस हैं ना, इनके साथ बात ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ATM की कहानी अगेन कहाँ से आती है? तो अगर आप लोगों को याद हो तो डिविडेंड से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो डिविडेंड के साथ एक प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि टैक्स लेना किससे है। कभी ये शेयर होल्डर पे आते हैं, कभी ये कंपनी पे जाते हैं, फिर ये शेयर होल्डर पे आते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये जो ATM की डिडक्शन है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए अवेलेबल है। मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे लिए नहीं है ATM। ठीक है, सो ये कास्केड इफेक्ट को हटाने के लिए। ठीक है, अब कास्केड इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिकली सिर्फ एक चीज को एड्रेस कर रहा है। होता क्या है कि जैसे पहले वाला सिनेरियो अलग था, उसके अंदर जो कंपनी दे रही होती थी उसे जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स CDT ये पे करना पड़ता था, है ना, तो वहां पे एक अलग तरीके का उनका माइंडसेट था। आज के केस में शेयर होल्डर के ऊपर आ गया कि आप शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसको टैक्स देना। आप सोचो, एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी उसके शेयर होल्डर है, इसलिए इसको डिविडेंड दे रही है। ठीक है, इसके पास जो भी पैसा आया ये आगे अपनी थर्ड चेन में डिविडेंड दे रही है ना। सो ऐसे चेन ऑन चेन अगर कंपनी ही शेयर होल्डर है और जा रहा है, कंपनी ही शेयर होल्डर है जा रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया, किसने पे किया? शेयर होल्डर ने। अब शेयर होल्डर ने इस डिविडेंड पे टैक्स भी पे कर दिया, लेकिन यही डिविडेंड में से इसने आगे भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो क्या हुआ फिर? अब इसके हाथ में आया तो ये भी टैक्स पे कर रहा है। तो सेम अमाउंट पे, अब इसको एग्जाम्पल की तरह समझो, 1 लाख का डिविडेंड इसने, 1 लाख का डिविडेंड इसको दिया, 1 लाख। ठीक है, तो इसने अपनी जेब में नहीं रखा, लेकिन लॉ की वजह से क्या इस 1 लाख पे इसको टैक्स देना पड़ गया? यस। आगे इसने ये 1 लाख अपनी फर्दर जो है उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके हाथ में फिर 1 लाख का आ गया।
अब यहाँ पे फिर इसने भी टैक्स दिया, ठीक है, ये भी मान लो फर्दर किसी शेयर होल्डर को दे रही है, आप मैं जैसे हम इंडिविजुअल वगैरह हम भी देंगे अभी टैक्स, ठीक है। सो एक ही अमाउंट पे कितनी बार टैक्स लग रहा है। सो दिस इज सेड कास्केडिंग इफेक्ट, सिर्फ इसको हटाने के लिए। तो उसने कहा कि देखो मेरा इंटेंशन जो था ना एंड यूजर की तरफ था, कि जो फाइनल वो बंदा जो खुद कंज्यूम करेगा उसे, वो नहीं जो आगे इसको दे देगा। तो टू द एक्सटेंट ये जो मीडिएटर्स हैं ये टू द एक्सटेंट उस डिविडेंड को आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस वर्ड याद करो, ठीक है, आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू डैट एक्सटेंट। 1 लाख में से ये सिर्फ 50,000 देता तो 50 के ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 50 की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये 50 में से आगे मान लो सिर्फ 10,000 देता तो ये 10,000 की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट जितना हो रहा है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि जब भी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो अमाउंट होगा ना, क्योंकि इस पे टैक्स बार बार हो रहा है, सो आप इसके लिए एटीएम की डिडक्शन ले सकते हो। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे डिविडेंड आया तो मेरे को थोड़ा ना किसी को डिविडेंड देना है, तो मेरे लिए नहीं है ये, ठीक है। कंपनी की केस में हो सकता है ये, है ना, क्योंकि कंपनी और किसी को शेयर होल्डर को आगे डिविडेंड दे सकती है, तो ये उनके केस में है, ठीक है। सो ये किस किस के केस में होगा ये देख लेते हैं, और कैसे कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। देखो अब ये आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो कैसे काम करता है। यस, बस फिर तो समझ आ जाएगा। सो इसमें एलिजिबल एसएससी कौन है, जो लोग डिविडेंड दे सकते हैं, वो कौन है, कोई डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, और बिजनेस ट्रस्ट हो सकता है। इन तीन के अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का किसी के पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनता, ठीक है। तो इन तीनों के केस में हमने क्या देखना है, डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है और लोअर ऑफ दिस, जितना भी डिविडेंड रिसीव हुआ अनदर उससे, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस, तो जो आपने एक्चुअल रिसीव किया और री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो वो जो है वो पोर्शन आपको यहाँ पे डिडक्शन का मिल जाएगा। अब यहाँ पे ड्यू डेट का मतलब क्या है, ड्यू डेट मीन्स 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एंड दिस एंड दैट, ठीक है। अच्छा, ये ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट किस लिए आया है। देखो ड्यू डेट का मतलब ये है कि जो डिविडेंड तुमने रिसीव हुआ वो डिविडेंड किस टाइम तक तुमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, से इट भी 31 अक्टूबर है, ठीक है, तो 1 मंथ प्रायर, ठीक है, 1 मंथ प्रायर का मतलब क्या हो जाएगा इसका, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक अगर तुमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो एटीएम अवेलेबल है, और नहीं तो एटीएम अवेलेबल नहीं है। मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ 2 लाख का, ठीक है, मेरे प्रीवियस ईयर में, और मैंने उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है 31 अक्टूबर को, तो फिर मेरे पास एटीएम की डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, फिर मेरे हाथ में वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने डेट वाइज स्पेसिफिक किया है। एंटी डबल टिप रूट है, वेर एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन अलाउड अंडर एटीएम इन एनी प्रीवियस ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट इन एनी प्रीवियस ईयर। जब हो गया तो फिर दोबारा दोबारा नहीं होगा। सेम डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड कैन नॉट ट्रिगर एटीएम रिलीफ ट्वाइस, ठीक है। सो ये रिजिम बेस्ड होगा, यहाँ पे इंडियन कंपनी जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजिम आपको एटीएम की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। सो ये बस आपको एटीएम के लिए ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है सेक्शन 80P की। ये जो है इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, थोड़ा सा मीन्स मैम याद करने के लिए इसमें बड़े सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये क्योंकि लेंदी दिखता है तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। दो मैंने यहाँ पे से बहुत समराइज करके लिखा है ताकि आपको की पॉइंट रहे, और अब जो मैं बताऊंगी तो मैं और ज़्यादा समराइज पॉइंट पे बताऊंगी ताकि बिल्कुल याद रहे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, मान लो कि किसी भी गाँव में 100 किसान इकट्ठे हो गए, है ना, उन लोगों ने इकट्ठे होकर के सिर्फ वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, एक दूसरे की फसल में हेल्प करेंगे, किसी की फसल नहीं बिक रही उसको मार्केट करने में हेल्प करेंगे, या किसी को किसी तरीके का कोई टूल चाहिए, कुछ चाहिए, उसको हेल्प करेंगे। तो इसके लिए ना ये आपस में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करें या कुछ किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी करें, अगर उन एक्टिविटी से इनकम जनरेट हो रही है, तो बेसिकली ना इनकम टैक्स एक्ट भी समझता है कि देखो इनका जो बेसिक नेचर है वो प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, ठीक है। दे आर हेल्पिंग देयर मेंबर्स, आउट ऑफ दैट इफ दे आर अर्निंग सम इनकम्स, तो यहाँ पे ना 80P की डिडक्शन इनको दे दी जाती है। तो कुछ जगह पे हम देखेंगे 100% डिडक्शन होगी, बट कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स भी हैं, वो देखो क्या होगा। सो 80P की जो डिडक्शन है प्रिंसिपली ये जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ना जो एप्लीकेबिलिटी है वो किन इनकम्स या बिजनेसेस पे है, ये देखो तो 100% डिडक्शन मिलेगी अगर इनमें से कोई काम आप करते हो,
अब ये काम क्या है, बस इनको अपने दिमाग में फ्रीज कर लो, गाँव का एक सीन सोचो खूबसूरत सा, और देखो अगर कोई कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑफ बैंकिंग या प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स, मतलब कि आप अपने ही इन किसान भाइयों में किसी को लोन वगैरह दे रहे हो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने ही किसी मेंबर को लोन देती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं किसान, तो आप समझो जब भी वो फसल उगा रहा है तो वो हमेशा ही पैसे उधार लेकर के ही उगा रहा होता है ना, उसको बीज खरीदने, ये करना है वो करना है, क्योंकि उसके पास रेगुलर नेचर की इनकम नहीं होती। जब उसकी फसल बिकेगी पैसा तो उसके पास तभी आना है ना। सो यहाँ पे अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो इसको ऐसे बिजनेस वाले एंगल से देखने की जरूरत नहीं। तो इससे जो वो इनकम जनरेट करेगा वहां उसे 100% डिडक्शन है, क्योंकि वो अपने मेंबर्स को लोन दे रहा है। अब ये किसी और को दे रहा होता तो फिर नहीं, ठीक है। या फिर एक कॉटेज इंडस्ट्री है ना, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, हैंडलूम टाइप जो होता है। तो हैंडलूम अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो भी 100% डिडक्शन लेगी जो भी उसको इनकम आएगा। अगर मार्केटिंग है किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो उसके मेंबर ने ही ग्रो किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। अगर मान लो कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, मैंने मंडी से कुछ सामान खरीदा, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैंने मंडी से खरीद लिया, उसकी मार्केटिंग करके बेचूं, तब नहीं भाई, फिर वो तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई ना। तुम्हारे ही मेंबर ने खुद उगाया है कुछ, उसकी तुम मार्केटिंग कर रहे हो। परचेज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या फिर सीड्स या लाइफ स्टॉक या कोई अदर आर्टिकल जिसका इंटेंशन तुम्हारा एग्रीकल्चर का है, या फिर आप अपने मेंबर्स को ही ये सप्लाई करना चाहते हो, तो भी ये विद इन दिस लिमिट है। प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हो विदाउट द एड ऑफ पावर, पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है, अगर आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की फॉर इट्स मेंबर्स, तो फिर वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास बहुत सारा गेहूं है, मैं उसका आटा पीस रही हूँ, लेकिन हाथ की चक्की से पीस रहे हैं, तो फिर वो इस कैटेगरी में आएगा। बट मान लो कि मैंने यहाँ पे चक्की ही लगा दी, एक पूरा गांव है उसके ऊपर मैंने 10 इलेक्ट्रिक चक्की लगा दी, और वहां से जितना भी आटा पिस रहा है वो सारा का सारा मैं आशीर्वाद के अगेंस्ट कंपटीशन खड़ा कर दिया वो नहीं, वो कवर नहीं होगा, ठीक है। सो कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स, ये भी यहाँ कवर हो जाएगा। जो फिशिंग से रिलेटेड यहाँ पे ना, फिशिंग को स्पेसिफिकली वो किया है, फिशिंग या इससे जुड़े हुए जो भी काम है जो इसी नेचर के, जिसमें उसे पकड़ना, क्योर करना या प्रोसेसिंग करना, प्रिजर्व करना, स्टोरेज या उसकी मार्केटिंग, या फिर परचेज ऐसा मटेरियल या इक्विपमेंट जो आपको इसी के सबको हेल्प करने के लिए मेंबर्स को हेल्प करे। आप लोगों को पता है ना, देखो एग्रीकल्चर ज़्यादातर ये जो फ्लैट सरफेस वाली ज़मीनें हैं जहाँ पे वहाँ होता है। अगर हम एक्सट्रीम साउथ्स में जाएंगे या ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे नदियाँ और ये सब कुछ है या बहुत पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा काफ़ी लोग जो है वो फिशिंग पे भी डिपेंडेंट है ना, उनका बेसिक रोजगार है, ठीक है। सो वो कह रहा है ये सभी नेचर की, अगर आपका कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स इनमें से किसी नेचर से आ रहा है तो फिर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ आउटर भी निकाले इसने कि ये एग्जाम्पशन जो है ये अवेलेबल होगी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी रूल से, बायलॉज रिस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स टू members who contribute their labor force or who actually carries on fishing or aligned activities, and cooperative credit society जो provide करेगी financial assistance to the society and the state government, ठीक है। सो ये जो है for activity 6 or 7 above, exemption is available only for these 3 people, ठीक है, ये बाकियों के लिए नहीं होगा। अब 100% डिडक्शन यहाँ पे भी है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाईज हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स हैं, वो क्या क्या है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 100% डिडक्शन। अगर एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज होती है इन सप्लाई ऑफ मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो बेसिक नेसेसिटी हो गई, यस। दूसरा, द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट कंपनीज जो भी और या कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश है अंडर स्टेट, सेंट्रल या प्रोविजनल एक्ट, जिनका काम यही है, उनको भी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, 100% डिडक्शन मिलेगी। अब कुछ डिडक्शन है जो एक्टिविटीज बेस्ड है, जहाँ आपकी डिडक्शन को लिमिट कर दिया गया है टू अमाउंट। तो अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज करती किसी और एक्टिविटी में जो मैंने ऊपर मेंशन किया है उसके अलावा, इंडिपेंडेंटली या फिर इन एडिशन, या तो बिल्कुल अलग तरीके से ये काम भी कर रहे हैं या फिर उस काम के साथ ये काम भी कर रहे हैं, तो उनको डिडक्शन सिर्फ इस लिमिट तक मिलेगी, 50,000 टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच अदर एक्टिविटी, ये तो जनरल रूल हो गया, और 1 लाख इन केस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो जर्नल रूल में 50,000, बट अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले काम है तो फिर 1 लाख। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स,
ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम अगर आती है फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उसका क्या करेंगे, तो कोई भी इनकम जो इस वे में अगर आपको रिसीव होगी तो फिर वो पूरी की पूरी डिडक्टेबल 100%। ठीक है। अगर लेटिंग आउट इनकम आती है जैसे कि गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, है ना, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास हो सकते हैं ना, यस। तो अगर इसे लेट आउट करते हो, जो भी इनकम इससे डिराइव होगी इन सारे पर्पसेस से, सो ये पूरी की पूरी अलाउ होगी एज डिडक्शन। ठीक है, हाईलाइट करते जाओ बस, इनको आपने की पॉइंट्स की तरह याद रखना है। कोई भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है स्मॉल सोसाइटीज को, तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ये पूरी डिडक्टेबल है, लेकिन कब, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20,000 और वो इनमें से कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी, अ सोसाइटी कैरिंग ऑन ट्रांसपोर्ट बिजनेस और अ सोसाइटी एंगेज्ड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विद द एड ऑफ पावर, या फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, मोस्ट स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी स्केप करती है इनकम टैक्स इसे यूज करके, तो इसलिए इन्होंने ये क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया। सो आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इसका भी फुल बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन फिर ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए और आप इनमें से कोई भी एक फॉरवर्ड पे काम ना कर रहे हो। ठीक है। अब अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आप लोग देख लेना। ठीक है, 80IA के साथ अगर अब इन दोनों का अगर आमना सामना होगा तो जहाँ पे सोसाइटी ऑल्सो इंटाइटल्ड है कि यहाँ डिडक्शन मिल सकता है, तो जो डिडक्शन 80P की है शेल बी अलाउड विद रेफरेंस टू द ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय द डिडक्शन अंडर सेक्शन दिस। सो मतलब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर लोगे पहले 80IA की डिडक्शन और उसके बाद इसकी डिडक्शन मिलेगी अगर दोनों की दोनों है। दिस सीक्वेंसिंग प्रिवेंट द सेम प्रॉफिट बिंग, तो उसमें सेम प्रॉफिट के ऊपर आपको डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर इससे कुछ बचेगा तो ही फिर आप फर्दर उस डिडक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है। नॉन एलिजिबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी जिसको ये नहीं मिल सकता, तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस, कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं मिल सकती है डिडक्शन, है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, है ना, एक्सेप्ट अब कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाएंगे कि ये अगर है तो, जिनका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का ही काम है, जो बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ही हैं, है ना, और दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। इनको छोड़ के, क्योंकि ये तो बेसिकली बने ही इसी पर्पज के लिए ना, इनको छोड़ के कोई भी और कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे उनको नहीं मिलेगा इसका डिडक्शन। ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले सीबीडीटी का सर्कुलर है, ये कहता है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो एलिजिबल नहीं है फॉर दिस डिडक्शन। रीजनल रूरल बैंक, देखो मैं तो समझती हूँ, मुझे तो पढ़ाना है ना, और आप लोगों को ये सब याद रखना है, सो हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन क्या होता है कि जो जो चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रही हूँ बस उतना ही पॉइंट याद रखो, वो भी बहुत डेप्थ वाली चीज़ों को टेस्ट नहीं करते, मतलब कोऑपरेटिव में वो इतना अंदर नहीं घुस जाएंगे, बहुत रेयर है, अगर ऐसे करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, उन्हें भी पता है। ठीक है, तो जब भी ये किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा सा उसको ऊपर ऊपर से पूछते हैं, है ना, जब हम लोग सीए बन जाते हैं, कितनी सारी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, सो वी ऑलवेज वेरीफाई फ्रॉम दी उनके रिलेटिव जो भी एक्ट्स होते हैं वहाँ से वेरीफाई करते हैं, हमको भी सब कुछ, अभी एक ही चीज़ से रिलेटेड अगर मेरे पास 100-150 क्लाइंट आ जाएं तब जाके वो चीज़ मेरे दिमाग में फ्रीज होती है कि अच्छा ये ऐसे काम करती है। अगर कुछ चीज़ें, क्यों बहुत रेयर चीज़ें जो होती हैं, अगर वो आपके पास साल में 1 या 2 क्लाइंट हुए तो हम भी हमेशा रेफरेंसर्स और इनको ही चेक करते हैं, है ना, वो हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ सब्जेक्ट टू चेंज है ना, कब किस में क्या चेंज आ गया वी डोंट नो, राइट। तो इस चीज़ को नहीं चेक कर रहे होते वो, बेसिकली आपका नहीं टेस्ट करते सीए में, उन्हें भी पता है, बट ठीक है, अभी पढ़ने के लिए आप लोग अपने इसमें इसे एक बार के लिए रख लो। वो भी सोचते हैं 6 सब्जेक्ट हैं, और पता है हम जब फाइनल दे रहे थे देवर 8 सब्जेक्ट and there were no holidays in between the examinations, those used to be consecutively रोज पेपर दे के आओ, हैंगओवर है या नहीं है, 1 घंटे में अपने आप को न्यूट्रल एंड देन स्टार्ट। उसका प्लस पॉइंट था आई गेस कि हम लोग सोच नहीं सकते थे
कि हम बैठ के अभी इवैल्यूएट करें कि हमारा पेपर कैसे हुआ, बस नेक्स्ट की तैयारी कर लो, जो हो गया सो हो गया। प्लस इतने सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी ये वाली, है ना, कि आप कहीं से आंसर चेक कर सकते हो या फिर फ़ोन्स पे आप, क्योंकि सब बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो किसी के टच में नहीं रहते थे, है ना, और टीचर्स का एक्सेस नहीं होता था ऐसे किसी का भी कि आप किसी को फ़ोन करके क्वेरीज ले रहे हो या पूछ लोगे आप। तो वो कुछ पार्ट पे मुझे लगता है सही भी था, कि हम लोग ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो पाते थे, फोकस रहते थे कि ठीक है भाई अब खुद को समझा लो, 5 मिनट रो लो धो लो, अगर लग रहा है तो पेपर खराब हुआ है तो। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि अभी तो हमें इतनी जगह दिख जाते हैं, अलग अलग बच्चे हैं, तो पता चलता है कि हाँ यार मुझे ही डिफिकल्ट नहीं लगा, सही में पेपर डिफिकल्ट आया, वरना तो हम सोचते थे मुझे ही नहीं आता होगा इसलिए डिफिकल्ट लग रहा था। तो बहुत रेयरली क्वेश्चन करते थे हम कि आईसीआई ने क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दिया है क्या, बाद में पता चलता था कि अच्छा वो क्वेश्चन ही गलत था या वो क्वेश्चन में ग्रेस मार्किंग होने वाली है, क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था। वरना हमें लगता था हमको ही डिफिकल्ट लग रहा है, यही नहीं पढ़ के गए थे, यही आ गया सामने, है ना। चलो, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। The two cave out in 80p, that is covers only the primary agriculture credit society and primary cooperative agriculture and rural bank, ये जो मैंने ऊपर बता दिए हैं ये, ठीक है, ये दो ही इसके एक्सेप्शंस हैं। मेंबर्स ओनली क्रेडिट सोसाइटी अगर है तो उसके केस में क्या होगा, नॉट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इंगेज है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फैसिलिटी सोनली टू इट्स मेंबर, अगर अपने मेंबर को ही दे रही है तो फिर मैं उसको कोऑपरेटिव बैंक नहीं बोलूंगी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। वो सोसाइटी जो है वो एलिजिबल रहेगी। ये पॉइंट हमने ना यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे एक्सप्लेन बोला है क्योंकि कई बार ये ऐसे वर्ड यूज करता है एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका शुरुआत में हमने बोल दिया कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ही मेंबर्स को दे रही है तो उस केस में तो हम उसे अलाउ करेंगे, वो एलिजिबल रहेगी, है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक नहीं बोल दोगे तुम उसको, क्योंकि वो अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वो है ही सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए, तो मेंबर्स को जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो डेडिकेटेड है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिजिम की बात करेंगे तो in case of a cooperative society deduction 80p is not available to the new tax regime। मैं न्यू नहीं कहना चाहती, 115 कहना चाहती हूँ, मुंह पे ना न्यू ही चढ़ जाता है, बेसिकली ये कंसेशनल्स हैं, है ना। चलो, इट इज अवेलेबल ओनली दे पे टैक्स अंडर दी नॉर्मल प्रोविजन। अभी लिख ही देती हूँ यहाँ पे, नहीं तो कुछ स्टूडेंट जो है ना पूरी बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ लिखा हुआ देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रोविजन जो होगा उसी में अवेलेबल है, 115 में अवेलेबल नहीं है। अभी तो हम सोच रहे हैं 2025 वाला जो एक्ट है, इतने सालों से हमें सेक्शंस को बोलने की आदत है एक पर्टिकुलर उसमें, अभी वो नए सेक्शन नंबर्स इंटीग्रेट करना, ठीक है, तब भी बोलते वक्त शुरू में बहुत वो होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इससे रिलेटेड, तो मुझे लगता है जब हम डीटीआर का चैप्टर कर रहे थे तभी काफ़ी बच्चों को मैंने देखा कि यहाँ प्रॉब्लम थी, और फिर मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों का एक वो भी डाला था, आई गेस पोल, है ना, उसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट थे। 80 क्यू क्यू बी, और अभी देखो दोनों एक जैसे से हैं, है ना, क्यू क्यू बी और आर आर बी। सो क्यू पी क्यू आर, सो क्यू क्यू आर आर है बी दोनों के साथ, ठीक है। इन दोनों का जो है काम करने का तरीका एक ही है, एक ही मॉडल पे दोनों काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम जो बेनिफिट दे रहे हैं ये ऑथर को दे रहे हैं, ऑथर को, है ना, जिसने की लिखा है, किताब लिखी है कोई, ठीक है, ये ऑथर की रॉयल्टी को लेके कवर करता है, जबकि आरआरबी जो है ना वो पेटेंट की बात करता है। तो ये दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना, जबकि इसमें कंडीशनिंग कुछ कुछ सेम है, लेकिन एक कंडीशन थोड़ी सी इसमें भी डिफरेंट है, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम, क्योंकि क्यू क्यू बी जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बात करता है, आर आर बी थोड़ी सी कम बात करता है, तो पहले हम क्यू क्यू बी को समझ लेते हैं ये है क्या। सो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो जो सेक्शन है वो ग्रांट करता है कैप्ड डिडक्शन। सो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी, ये फ्री नहीं है, पूरी अवेलेबल नहीं है जितना भी आपको मिला, ठीक है। और किसको दे रहा है, स्पेसिफिकली टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑथर ओनली। सो इंडिविजुअल के लिए है, और वो भी कौन, रेजिडेंट, इसी के लिए अवेलेबल है क्यू क्यू बी, ठीक है। यहाँ पे इसको जो इनकम हो सकती है वो किस पे होगी, रॉयल्टी अर्न करने पे। कैसी बुक्स लिख रहा है, बुक्स ऑफ लिटरेरी
आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। अब ये बहुत ज़रूरी कि समझो, इसका मतलब ये एक ओरिजिनल वर्क ऑफ राइटिंग होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी और चीज़ से ड्राइव होके कुछ लिख रहे हो, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि टेक्स्ट बुक जो है सीबीएसई की अभी रिसेंटली काफ़ी चेंज हुई है, ठीक है। सो अगर टेक्स्ट बुक के केस में जो उन्होंने एक मटेरियल, एक स्ट्रक्चर रिलीज कर दिया है, मुझे पता है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसको बेस बना करके अगर मैं बुक्स रिलीज करती हूँ, दैट इज माय ओरिजिनल वर्क क्या? नो। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिकली ओरिजिनल वर्क होना चाहिए और वर्क ऑफ या तो लिटरेरी हो या आर्टिस्टिक हो या फिर साइंटिफिक नेचर का हो। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने ब्राउशर बनाए, कवर होगा? नहीं। कमेंट्रीज, अगर मैंने कमेंट्रीज लिखी है, नहीं। ठीक है, डायरीज, नहीं। गाइड्स, स्कैनर निकाल देती हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक्स बना देती हूँ, नहीं। जर्नल्स, नहीं। मैगजीन्स, मैगजीन्स, नो। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, नो। पैम्पलेट्स ऑफ एनी टाइप्स, नो। टेक्स्ट बुक्स, सबसे ज़्यादा लोग तो टेक्स्ट बुक को कंफ्यूज रहते हैं, तो जो फर्स्ट ही लाइन है ना, बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक, ये तो ये अपने आप में मैंने से टॉप में लिख दिया कि टेक्स्ट बुक्स को लेके भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ओरिजिनल का मतलब है कि वो मैटर ही मैंने लिखा है, वो लिखी ही चीज़ मैंने है। ठीक है, वो जो चीज़ मैंने लिखी है वो इनमें से तीनों में से किसी भी नेचर की हो सकती है, आर्टिस्टिक हो सकती है, लिटरेली हो सकती है, कोई साइंटिफिक बेस पे हो सकती है। बट जब भी उस मैटर पे बात होगी तो कहा जाएगा, जैसे हम रेफरेंसेस देते हैं ना, दिस इज रिटन बाय सो एंड सो, है ना। सो दैट काइंड ऑफ वर्क जो होगा वही सिर्फ और सिर्फ क्यू क्यू बी में डिडक्शन क्लेम करेंगे। सो अब यहाँ पे ये डिडक्शन देने के पीछे का लॉजिक समझो क्या है। से भी मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने हर साल ना 3-4 प्रीवियस ईयर मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 लाख की इनकम जनरेट की, 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 है ना। आफ्टर 5 ईयर्स आई एम स्टैंडिंग एट 50 lakhs एंड नो टैक्स, न्यू टैक्स रेजिम के सबसे कोई टैक्स पे नहीं किया मैंने। लेकिन वहीं पे एक ऑथर बेचारा क्या कर रहा होता है, वो बेचारा 3 से 4 साल लगाता है किताब को बनाने में, है ना, और लिखने में और सब कुछ करने में। फिर जाके वो 4th ईयर में जाकर के कहीं पब्लिश होती है और मार्केट में आती, तो जाके उसको रेवेन्यू आता है ना। सो ये जो टाइम है, क्योंकि इतने पीरियड में उसको रेवेन्यू नहीं आया तो उसका खत्म हो गया ना, यूटिलाइज ही नहीं हुआ। जैसे ही इस साल में उसने बुक रिलीज की, अगर कहीं से वो बेस्ट सेलर हो गई और इसी साल में उसके पास अच्छे खासे फंड आ गए, से इट भी 30 lakhs उसको एक ही साल में आ गया। अगर इसी को मैं 4 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो एक भी रुपया टैक्स नहीं देता। बट अब अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम की बात करूं और 30 lakhs होते हैं, तो क्या अब इसको हाईएस्ट रेट से टैक्स देना पड़ जाएगा? यस। ठीक है, सो ये जो इनके साथ हुआ, इस चीज को सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए कि वाई दे आर पनिश्ड दिस वे। ठीक है, सो इन लोगों को हमने यहाँ पे ये डिडक्शन देने का ऑफर दिया है। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी कहानी है, डिडक्शन क्या दी है? मैक्सिमम 3 लाख, तो कैप्ड इज एट 3 लाख। तो 3 लाख से तो नहीं मिलेगी ऊपर आपको डिडक्शन। सो बेसिकली एलिजिबल और क्वांटम क्या होगा, जो भी इनकम आपको डिराइव हुई है एज एन ऑथर, या फिर 3 lakhs विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम है 3 lakhs। 3 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, एलिजिबल इनकम्स क्या होंगी, इसके अंदर दो ही कैटेगरीज हैं। जो भी इनकम आपको लमसम मिलती है, किस लिए? क्योंकि आपने अपना जो कॉपीराइट है वही ग्रांट कर दिया किसी को कि ले भाई, ठीक है, तू इतनी कॉपीज प्रिंट कर सकता है। सो ये कॉपीराइट किसी को ग्रांट करने के लिए अगर आपको कोई लमसम अमाउंट मिलता है तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप रॉयल्टीज की तरह या कॉपीराइट फीस की तरह चार्ज कर रहे हो, वेदर यू आर चार्जिंग लमसम या फिर कुछ, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। मैं कहती हूँ हर 100 कॉपी के बाद मुझे पेमेंट दे देना, है ना। या फिर कोई कहता है कि ठीक है, मेरे को अपने पास रिकॉर्ड से पता है मेरी 2-3 हज़ार तो कॉपियाँ बिकी जाएंगी, तो मैं लमसम पकड़ लेती हूँ। सबका अपना तरीका है। तो कहता है चाहे आपने लमसम पकड़ा हो या फिर चाहे आप उसको स्लो स्टेडली जैसे भी पकड़ रहे हो, लेकिन ये जो बुक है इट हैज़ टू बी अ वर्क ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। द डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर रॉयल्टी इनकम फ्रॉम एनी ऑफ दीज, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इनसे जो रॉयल्टी आ रही है उसके ऊपर ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको बोलता है ना, तो क्वेश्चन में वो आपको बोल ही देता है 80 क्यू क्यू बी डिडक्शन या फिर रॉयल्टी, है ना। तो वो जब वो क्वेश्चन में दे रहा होता है तो हम उस नेचर को यही कंसीडर करते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं मानते कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो इस तरीके की किसी इनकम के बारे में बात करे। अगर करेगा तो ये उसे लिख के बताना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे ना
नो डबल डिडक्शन। सो जहाँ पे आप क्यू क्यू बी में डिडक्शन ले लोगे तो सेम डिडक्शन अब आप किसी और एक्ट के प्रोविजन में नहीं ले सकते हो। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है, क्या है, रॉयल्टी को लेके। अब वो कहता है जो लोगों का काम ही यही है, जो ऑथर्स ही हैं, बुक्स ही लिखते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि वहाँ पे वो लोग पब्लिशर को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि 3 लाख की लिमिट है, तो ये 3 लाख की लिमिट में पूरी की पूरी क्यों ना यूटिलाइज करूँ, है ना। सो अगर उनके पास जो रॉयल्टीज आ रही है उसका फिगर कम होता है, तो वो कह देते हैं कि चल तू मुझे 30% दे दे, तू मुझे 40% दे दे, तू मुझे 50% दे दे, जस्ट टू ये 3 लाख वाला डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ना इन्होंने इसके ऊपर भी कैप लगा दिया, तो सिर्फ टोटल अमाउंट रिसीव पे कैप नहीं है, यहाँ पे कैप आपकी रॉयल्टी परसेंटेज पे भी है कि कितना ले सकते हो, ठीक है। सो 15% ऑफ बुक सोल्ड कैप है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे रॉयल्टी रिसीव होगी अदर देन एज एन लमसम, लमसम नहीं ले रहे आप, तो जो एलिजिबल इनकम है बिफोर अलाउइंग एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम, मतलब ग्रॉस की बात कर रहा है, shall not exceed 15% of the value of book। जो बुक की 15% है उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दिस 15% कैप डज नॉट अप्लाई जहां पे रॉयल्टी कॉपीराइट रिसीव आप लमसम में करो, तो लमसम के केस में 15% का कैप नहीं है, 15% का कैप अदरवाइज है, ठीक है। सो अब ये कंडीशन और आपको ध्यान रखनी है, और इसे देखते वक्त जब हम देखेंगे तो उस अमाउंट को देखेंगे जिसमें से अभी हमने इससे रिस्पेक्टिव जो भी एक्सपेंसेस थी वो नहीं दी, तो ग्रॉस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, आपको फर्निश करना पड़ेगा सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो ड्यूली वेरीफाई होगा बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रॉयल्टी विद द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर, ठीक है। ये आपको देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इतनी रॉयल्टी दे रहा हूँ, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, रीपेट्रिएशन रूल फॉर फॉरेन इनकम। देखो रॉयल्टी जो है ये आपको जरूरी नहीं ना है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, लेकिन बाहर से भी तो मिल सकती है, आपकी बुक बाहर भी तो प्रिंट हो सकती है, बाहर भी तो बिक सकती है, यस। सो अगर बाहर से रॉयल्टी आ रही है, सो अगर मान लो कि यहाँ पे इंडिया के आप रेजिडेंट हो, यूएस से आपको रॉयल्टी आ रही है, तो ये जो रॉयल्टी है यहीं यूएस में ही आपने किसी बैंक में अगर रख ली है तो हम बात नहीं करेंगे। अब इसका रीपेट्रिएशन इंडिया में होना चाहिए, तो जितना भी पोर्शन इंडिया में पहुंचेगा हम उसकी बात करेंगे, हम सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे जो भारत तक पहुंच जाएगा। तो जो इंडिया में पहुंचेगा ये उसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जहां पे भी असेसी इनकम अर्न करता है फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो इनकम मस्ट बी ब्रॉट इन टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, कब, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और सच फर्दर पीरियड एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ। कई बार यहाँ पे डिलेज को भी अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ अगर नेचुरल ऐसी सिचुएशंस हो जाएं, जैसे कि कोरोना हो गया था, नहीं आ पा रहा तो क्या करें, राइट। तो 6 month, बट आपको रैशनली सोच के चलना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे आरबीआई है या ऐसी कोई अथॉरिटी जो इसके इक्वली ही वेरीफाइड है, ठीक है। सो यहाँ पे रिजिम का नोट क्या है, डिडक्शन अंडर क्यू क्यू बी इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ओनली फिक्स साइज इज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट, मीन्स क्यू क्यू बी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में अवेलेबल है। आप लोगों ने कल उसका प्रिंट निकाल लिया था जो शुरुआत में मैंने दिखाया था, हम्म, निकाल लिया था सब लोगों ने। अभी मैं वापस आऊंगी वहां पे, एक सेक्शन जो लिखा हुआ है 1, CCD 1 नीचे लिखा हुआ है ना, कोई तो एक लिखा हुआ है, राइट। क्लियर है, ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछेगा। आरआरबी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, सेम है, सब कुछ क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो जो 15% वाला कैप है ना वो नहीं है, ठीक है। 15% वाला नहीं है, बाकी सेम है। यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ, यहाँ मैं पेटेंट की बात कर रही हूँ, तो पेटेंट किस नेचर का होगा ये देख लो, जहाँ पे कोई इन्वेंटर है, किसी तरीके का कुछ इन्वेंशन किया है और उसके नाम पे वो पेटेंट है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी को आरआरबी की डिडक्शन मिलेगी। तो जो आर्किटेक्चर है ये बिल्कुल सेम चलेगा, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, वही है सेम रिपेट्रिएशन की कैलकुलेशन। और मुझे लगता है इसी वजह से शायद बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे कि शायद इसको, इसके और उसके दोनों को आपस में यूज कर रहे थे, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ पेटेंट को लेके है, मैं एक बार पेटेंट को लेकर के
क्लियर कर देती हूँ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन टू रॉयल्टी इंक्लूड, हाँ देखो, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट इन द पेटेंट, एलिजिबल इनकम क्या होगी, ठीक है, या फिर कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर वर्किंग और यूज ऑफ अ पेटेंट, या फिर कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ अ पेटेंट और rendering of any services in connection with above activities. Deduction is not available on consideration for sale of product जो manufacture होंगे with the use of patented process. जो patented process है उससे तुमने कोई product बनाया उसको बेचा, उसके लिए नहीं है ये deduction. So basically ये बहुत clarified है कि इन्हीं के लिए है ये जो conditions हैं. Eligible incomes ये हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। सो पेटेंट को लेके मैंने यहाँ पे शायद एक जगह कहीं तो लिखा था, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। हाँ, ये तो रहा। सो अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज रजिस्टर्ड एज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, दिस इज द की लाइन, यही लिखा होगा जब भी क्वेश्चन में भी लिखा होगा, जो रजिस्टर है एज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट 1970, को ऑनर भी इसके अंदर आ जाएगा। बट ये मेन है कि वो फर्स्ट और सही इन्वेंटर वही होना चाहिए। अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बना, आपने सोचा कि इंडिया में अभी नहीं आया, इंडिया में आपने उसको कॉपी किया और यहाँ पेटेंट आपने कराने की कोशिश की, वो नहीं, यू हैव टू बी द फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है, और ट्रू इन्वेंटर, यहाँ पे कोई फॉल्स वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया, इसी को ढूंढ लेते हैं। अगर सब्सिक्वेंटली आपसे वो पेटेंट रिवोक कर लिया जाता है, अधिकार ले लिया जाता है, तो उस केस में हो क्या होगा, जो एसएससी का नेम है वो अगर एक्सक्लूड हो जाता है, तो जो डिडक्शन अलाउ हुई थी ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड डीम टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड, और इस केस में उसकी पूरी की पूरी रिटर्न ही दोबारा सारी की सारी असेस होंगी, ठीक है, फिर तो आप गए काम से, ठीक है। अब रिजिम की बात करते हैं आरआरबी के केस में अगेन, तो यहाँ पे भी यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के केस में मिलेगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं टीटीए, सो एक है टीटीए और एक है टीटीबी। सो ये है बेसिकली 10,000 तक का डिडक्शन, जो अगर आप सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट आता है, और किसी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, सेविंग अकाउंट में अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है टू अ नॉन सीनियर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, ये इन दो लोगों के लिए है। जबकि बी जो है इसमें रिलेटिवली अमाउंट भी 50,000 तक का कैप है, और ये किसके लिए, स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन ना 80 टीटीए में नहीं ले सकता, वो किस में लेगा, बी में ही लेगा। उसको कितना मिलेगा, 50,000 तक, इसको कितना मिलेगा, 10,000। तो ये तो हर क्वेश्चन में आपको दिखता है, तो याद ही होंगी फिगर्स। बस क्या याद रखना आप लोगों को, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड करती होगी ऐसा कुछ इंटरेस्ट, उसी को ये डिडक्शन मिलेगी। और सेविंग अकाउंट मस्ट बी मेंटेन विद दिस बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका काम बैंकिंग का हो, या फिर पोस्ट ऑफिस, ये तीन ही होंगे जिनको हम कवर करेंगे। अगर टीटी ए ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक में लोगे तो दूसरे में नहीं मिल सकता। पास थ्रू पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सो इफ इनकम इज डिराइव फ्रॉम अ डिपॉजिट हेल्ड ऑन बाय एनी ऑफ दीज, नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स। ये बार बार लाइन हम बोलते हैं। अब यहाँ पे डिडक्शन रिजिम को लेके देख लो, ये है इन्हें अवेलेबल ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजिम। मैं एक बात नहीं समझ पाती, वैसे तो खैर लॉ लिखा ही ऐसे जाता है हमेशा, बट हमेशा ही नेगेटिव लिखा जाता है, इफ वी ऑप्ट आउट ऑफ दी, और जबकि हम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, डिडक्शन दिस इज अलाउड अंडर ओल्ड टैक्स, है ना, कितना सिंपल है। पर हमको थोड़ा सा उसे डिफिकल्ट करना है पहले, फिर हम इजी करेंगे। सो इन दोनों के बीच में बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल ही सारा कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये कैप है, कैप का मतलब क्या होता है, दोनों में कैप है, मतलब मैक्सिमम अलाउड है, एक्चुअल और ये विच एवर इज लेस, ठीक है। सेम कहानी है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं एटीयू पे। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमने एटी डबल डी किया था, वो था जब आप करते हो किसी भी डिपेंडेंट को लेके, है ना, कल हमने उसको अच्छे से कर लिया था। एटीयू सेम डिडक्शन है, बट ये डिडक्शन किसकी है, जब खुद की हो, सेल्फ की डिडक्शन है ये, तो सेम है बिल्कुल, वो रेट भी सेम है, यहाँ फ्लैट डिडक्शन है, आपको कुछ नहीं क्या एक्सपेंस किया क्या नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करना होता। सो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 75, अगर सीवियर है तो 1,50,000, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कुछ कॉपीज वगैरह लगती हैं,
ये जो है ये भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अवेलेबल है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बट मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो 80DD डिपेंडेंट के केस में है और ये सेल्फ के। तो आपको अपने लिए लेना है तो 80U लेंगे, और अगर आप पे डिपेंडेंट के लिए लेना है तो 80DD लेंगे। बाकी सारी कंडीशन बिल्कुल सेम है। आ जाते हैं 10AA, दैट इज SEZ। अब 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो वैसे बेसिकली जब भी हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इस डिडक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास डिडक्शंस तो चैप्टर 6A के अंदर है सारी की सारी, और ये जो है ये चैप्टर 3 में फॉल करता है। फिर भी इसका नेचर ना डिडक्शन जैसा है, इसलिए हम इसको डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ते हैं, हम अदरवाइज नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन है बेसिकली कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा समझो कि अभी एक हम बात करके आए थे SEZ, जो कल शायद हम लोगों ने किया था ना, जो SEZ डेवलपर है उसकी डिडक्शन की, जो इस एरिया को डेवलप कर रहा है पूरे को, उसकी उसको भी डिडक्शन मिल रही है क्या? यस। अब इस एरिया में बैठ के जो लोग काम करेंगे उनको भी डिडक्शन दे रहे हैं हम, उनको डिडक्शन मिल रही है 10AA में। इसकी भी थोड़ी सी ना कहानी सुन लो पीछे वाली, तो थोड़ा सा अच्छे से याद आ जाएगा तुम लोगों को। बेसिकली क्या था कि इंडिया है ना, इंडिया में जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इशू सफिशिएंट नहीं है, कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। फिर कस्टम क्लियरेंस, ये भी एक बहुत मेजर सेटबैक है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रा का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है सामान इधर से उधर, ये सब वो सब, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि एक्सपोर्टर्स जो है वो थोड़ा डिस्करेज होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट है कि आप एक्सपोर्ट करो, वो एक्सपोर्टर्स को हमेशा पुश करते हैं। वो क्यों कहते हैं? कहते हैं कि मुझे भाई कुछ तो फॉरेन एक्सचेंज ला के दे, कुछ इस बहाने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर, और कुछ टेक्नोलॉजी भी तो आएगी। ये तीन चीज़ हमको चाहिए, ये गवर्नमेंट को चाहिए, है ना। सो गवर्नमेंट पुश करती है एक्सपोर्टर्स को कि एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्टर बेचारा इन सब चीज़ों से परेशान है। तो अब इसके बीच का सोल्यूशन क्या निकाला जाए? तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक जोन्स बना दिए। इसको डेवलप करने का काम किसको दे दिया? SEZ डेवलपर, और उसको भी वहाँ पे डिडक्शन दे दी। उसे भी कहा कि भाई तू ये एरिया बढ़िया सा डेवलप कर, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ये जो एरिया डेवलप किया, इस एरिया के अंदर बेसिकली ये जो इश्यूज फेस करते थे ना, इन इश्यूज को टेक कर लिया। उन्होंने कहा देखो इंफ्रा हम बढ़िया सा डेवलप करके देंगे, बिजली की तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरेंस का कोई इशू नहीं है, कस्टम्स का। क्यों? क्योंकि हम तुमसे एक्सपोर्ट को लेकर के डिडक्शन ही दे देंगे तुम्हें। वैसे भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, ठीक है। फिर 10AA में उन्होंने कहा कि तुम अगर SEZ में बैठे हो और फिर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर भाई 10AA डिडक्शन, जो कि तुमको तुम्हारा जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका डिपेंडिंग अपॉन ईयर वाइज डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। सो 100 या 50% रिस्पेक्टिवली जहाँ पे भी तुम फॉल कर रहे हो वो तुम्हारा प्रॉफिट माफ हो गया, है ना। सो यहाँ पे इतने सारे मेजर्स देगा तो क्या हर बंदा अट्रैक्ट हो गया यहाँ पहुंच जाएगा? यस। तो ये SEZ पे काम करना शुरू किया कि हम लोग एक्सपोर्ट को जितना बढ़ावा दे सकते हैं उतना बढ़ावा दें, और ये एक प्लेसेस इसने डिफाइन कर लिया। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये इमेज पूरी सेट हो गई हो, तो अब ये सिर्फ हमें कहानी की तरह पढ़ना है कि कैसे करेगा। सो ऑल्दो ये स्ट्रक्चर्ड चैप्टर 3 में है, बट 6 में पढ़ते हैं। 10AA जो है ये हम 6A के साथ साथ प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस के साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके प्रॉफिट पे ही डिडक्शन मिलने वाली है, ठीक है। सो 80IA, 80IB, 80IE कुछ ऐसा सही नेचर है। यस। जो प्रोविजन है वो ग्रांट करता है 15 ईयर्स का टैपर्ड टैक्स हॉलीडे, 15 साल का टैक्स हॉलीडे है। बट ये ब्रैकेट नहीं है कि इसमें से कुछ चूज कर लो, नहीं, 15 ही साल है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर से शुरू होगा, कॉन्टिन्यूस 15 ईयर्स हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट ड्राइव करेगी SEZ यूनिट, जो एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल, थिंग या सर्विसेज से, तो 15 साल के पीरियड में उसको, जो कि 5 5 5 सालों में डिवाइडेड होंगे। सो इसमें 5 साल आपको 100% मिलता है, 5 साल 50% मिलता है, और ये जो लास्ट के 5 ईयर्स ये सब्जेक्ट टू रिजर्व क्रिएशन है। इसमें कंडीशन है, अगर वो कंडीशन मेट करोगे तभी 50% ऑफ द प्रॉफिट का आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगा। अब ये रिजिम का नोट है, ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स की कैटेगरी है या फिर कंपनी, इन सब के केस में देखो, इंडिविजुअल हम ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं इन सब लोगों के लिए। सो यहाँ पे तो ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में है। और कंपनीज की या कॉपरेटिव्स की बात करें तो जो रेगुलर वाले उनके टैक्सेशन होते थे ना, 115 वाले नहीं, उसमें तो अवेलेबल है, नए वाले में अवेलेबल नहीं है, कंसेशनल स्कीम्स में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये डिडक्शन जो है ये प्रॉफिट एंड गेन्स के ऊपर है, जो भी आप डिराइव करेगा SSC, ठीक है, फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो मान लो उसने वही चीजें जो वो बना रहा है वो लोकल मार्केट में भी छोड़ रहा है, वहां पे भी बेच रहा है,
तो वहाँ नहीं देंगे हम उसे डिडक्शन, क्योंकि वहाँ डिडक्शन देने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इंटरनली डोमेस्टिक जो कंपनीज है उन्हीं के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हो, है ना, क्योंकि इसे ये डिडक्शन मिलेगी तो 100 रुपए की चीज़ 90 में बांट देगा क्या, यस। लेकिन बाकी लोग बेचारे के बेचारे क्या करेंगे, 90 रुपीज़ में तो नहीं बेच पाएंगे, तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज मर जाएंगी, फ्री एक्सपोर्ट तो करेगा ही नहीं, तो सारे डोमेस्टिक बेचेगा। तो उसे डोमेस्टिक बेचने से भी डिस्करेज करना है कि नहीं तू एक्सपोर्ट के लिए बना, एक्सपोर्ट ही कर। ठीक है, तो SEZ को आप बहुत कम देखोगे कि वो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ सेल कर रहे हैं, बट करते भी हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करोगे उसकी बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो होगा उसी से ही रेलेवेंट आपको जो आपका प्रॉफिट होगा उसी पे डिस्काउंट, ये सॉरी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अवेलेबल एसएससीज कौन है, टू ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससीज। बस क्या होना चाहिए, उनका काम क्या होना चाहिए, दे आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल या थिंग और या फिर सर्विसेज। और जो ये एसएससी है ये एंटरप्रेन्योर, मतलब जो इस सेक्शन में SEZ एक्ट में रेफर किया गया है वो होना चाहिए। इसको मत सोचना भी कि ये क्या होता है, ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन में कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे लिखा होगा कि ही इज एन एंटरप्रेन्योर एज पर दिस सेक्शन। एक पर्सन जिसको ग्रांटेड है लेटर ऑफ अप्रूवल बाय डेवलपमेंट कमिश्नर इसमें ऑफ द एक्ट, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये 2 लोग। ठीक है, इसका एसेंशियल कंडीशंस क्या है अब ये तुमको पता होना चाहिए। पहला, ये अंडरटेकिंग जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन चीज का या सर्विसेज, ये जो है इस SEZ में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2006-07 या फिर एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर बट नॉट लेटर देन 2021, इसके बाद नहीं। जबकि यहाँ पे क्योंकि कोरोना आ गया था एक्सटेंड भी हुआ था, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली इसका क्लोजर था असेसमेंट ईयर 2021। सो इसमें एक पीरियड आ गया 2006-07 वाला जो प्रीवियस ईयर है इससे लेकर के और 2020-21। ठीक है, सो यहाँ पे इस पीरियड के बीच में ही अगर आपकी अंडरटेकिंग्स जो हैं इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है या प्रोडक्शन शुरू की है, सिर्फ इन्हीं के लिए एलिजिबल है। जहाँ पे लेटर ऑफ अप्रूवल वाज इशूड ऑन और बिफोर दिस बट ऑपरेशनल हैड बीन बिगन बाय 31/3/2020, जो डेडलाइन है फॉर कमेंसिंग हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2021, तो फिर उसको भी कर लेंगे, सच इनको भी हम मान लेंगे कि आपने टाइमली शुरू किया है क्योंकि दैट टाइम वाज गिवन कंसिडरेशन। ठीक है, एसएससी जो है वो फर्निश करेगा in the prescribed form before the date specified in 44AB, 1 month prior to your due date, है ना, the report of chartered accountant। so auditor की रिपोर्ट विद इन टाइमलाइन करेगा, विद इन, इसको ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, विद इन, विद इन, विद इन टाइमलाइन, क्योंकि हमें तो पता है ना कि आपको कब तक देनी होती है ऑडिट रिपोर्ट, है ना, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट लेट नहीं होनी चाहिए, तो फिर मिल जाएगा। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फर्निश्ड। तो मैंने कहा ना कि उसी की तरह बिहेव करेगा, तो उसी की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इनकम अपनी टाइमली फाइल करनी जरूरी है। ठीक है, नहीं फाइल करोगे तो फिर आपको इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रोसीड मस्ट बी रिसीव्ड इन या ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज जो होगा वो भारत में रिसीव हो जाना चाहिए, जो भी कन्वर्टेड होगा। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन आउटसाइड इंडिया विद RBI अप्रूवल आर डीम्ड रिसीव्ड। अगर तुमने, तुम्हारा कंटिन्यूस एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बाहर, ठीक है, सो तुमने RBI की परमिशन से उसी कंट्री में अगर कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रखा है इसी के लिए, तो फिर उसमें अगर रिसीव कर ले तो भी हम डीम्ड रिसीव मान लेंगे कि भारत में वो आप ले आए हो, अदरवाइज आपको उसे भारत में रेमिट करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, मान लो एक इंडिविजुअल है जिसको सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट है 44AB, वो क्लेम करता है डिडक्शन एट 10 इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर दिस, है ना, 31 अक्टूबर तक फाइल करना होगा उसे फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड द रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कब करनी पड़ जाएगी, 30/9/2026, सॉरी। तो आप लोगों को ना बेसिकली 10AA के केस में ना ये डेट ही याद रखनी है, अनलेस एंड अनटिल ये कोई और पर्सन है। जब भी हम ये बात करते हैं ना रेमिटे आपका वापस भारत में आना चाहिए, तो आप लोगों को 1 महीना पहले ऑफ योर रिटर्न डेट
सब्जेक्टिव है ना। तो जिसका भी ड्यू डेट जब है उसे 1 महीने पहले पहले, तो अभी डिविडेंड वाला भी हमने किया था, उसमें भी आपको यही डेट याद रखनी है, कंपनी के केस में भी, क्योंकि वही है 31 अक्टूबर, है ना। ठीक है, पीरियड और क्वांटम क्या होगा, अब देखो फर्स्ट 5 इयर्स पूरा 100% मिलेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स 50% मिलेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना। उसके बाद वाला जो 5 साल है, जो लास्ट वाला है, उसमें 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट प्रोवाइडेड द एलिजिबल अमाउंट इज डेबिटेड टू पीएनएल एंड क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, कि आपने ना एलिजिबल अमाउंट को पीएनएल में डेबिट किया हुआ है टूवर्ड्स दिस रिजर्व। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको ये 50% की डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट बोल रही मैं जगह, डिडक्शन नहीं मिलेगा। टू बी क्रिएटेड एंड यूटिलाइज एज पर सेक्शन दिस, और ये सिर्फ क्रिएट ही नहीं करना है, इसको यूटिलाइज भी एज पर SEZ रिक्वायरमेंट करना है। ठीक है, इट एन डबल ए क्लैरिफाई करता है कि डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द टोटल इनकम कंप्यूटेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू 10AA एंड शैल नॉट एक्सीड सच टोटल इनकम, इससे एक्सीड नहीं करेगा, टू दैट एक्सटेंट ही होगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है 11 से 15 के बीच की, तो जो वो SEZ रिजर्व है बेसिकली क्या है, जो डिडक्शंस है उसमें अमाउंट क्रेडिट आपने जो किया SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, वो कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए, तो कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए, एक्वायर करने के लिए प्लांट मशीनरी विच इज फर्स्ट पुट टू यूज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द रिजर्व वॉज क्रिएटेड। ठीक है, जब रिजर्व क्रिएट किया उसके 3 साल के अंदर आपकी पुट टू यूज हो जानी चाहिए। एंड अंटिल एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, आपको उस पैसे को आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल रिजर्व में या कहीं क्या कहते हैं उसमें रखने की जरूरत है, जैसे हम लोगों को कैप गेन्स को रखता है ना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आप अपनी बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो, बट नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब ये समझ जाओ, वो प्रॉफिट जो है ना वो शेयर होल्डर को पास नहीं होना चाहिए, आपके पास ही रहे, आप अपने बिजनेस में यूज कर लो, नहीं तो आपने एसेट खरीदनी है उसकी। ठीक है, क्लियर है। अब ये नाम देगा अलग अलग, डिविडेंड, प्रॉफिट या रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एज अ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ एनी आउटसाइड एसेट आउटसाइड इंडिया। हाँ, भारत से बाहर अगर कोई एसेट क्रिएट करते हो वो भी कंसीडर नहीं होगा, भारत में ही क्रिएट करनी है। सो वो रिजर्व से आप जो एसेट खरीदोगे वो भारत में ही खरीदोगे। ठीक है, अब एज स्पेसिफाइड बाय CBDT एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग सप्लायर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ एक्विजिशन, ये पर्टिकुलर सारे के सारे जो होंगे ये आपको फर्निश करने होंगे अपनी रिटर्न में। ये मेंशन करना होगा कि मैंने कहाँ से खरीदा, किस डेट को खरीदा, ताकि ये वेरीफाई हो जाए इस टाइम के बीच में। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे अगर आप मिस यूटिलाइज करते हो या नॉन यूटिलाइज करते हो, या तो आपने इस रिजर्व को उस पर्पज के लिए यूज ही नहीं किया या फिर गलत इस्तेमाल कर लिया, फिर क्या होगा। तो जो SEZ रिजर्व यूटिलाइज्ड है फॉर पर्पज अदर देन दोज रेफर्ड इन दिस, तो जो अमाउंट होगा वो डीम टू बी प्रॉफिट हो जाएगा उस साल का विच इज सो यूटिलाइज, और अकॉर्डिंगली टैक्स कर लेंगे। ठीक है, अगर SEZ रिजर्व इज नॉट यूटिलाइज बिफोर द एक्सपायरी, अगर आपने यूज ही नहीं किया ऑफ द 3 year पीरियड, तो फिर अनयूटिलाइज अमाउंट को आपका डीम टू बी प्रॉफिट मान लिया जाएगा। इमीडिएटली फॉलोइंग, जैसे ही 3 साल पूरा होगा हम उसको आपका इनकम मान लेंगे। दोनों चीज, गलत यूज किया तो भी इनकम मान लेंगे, और अगर आपने उसे विद इन टाइम यूज नहीं किया तो भी मान लेंगे। मतलब 3 साल में खरीदो भाई, बढ़ाओ अपना काम बढ़ाओ, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। ठीक है, सो ऐसे गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं कर सकती, तो प्रेशराइज करने का तरीका क्या हो गया, डिडक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे है कंप्यूटेशन प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम एक्सपोर्ट, तो ये जो मैंने तुम्हें बताया वही है। सो एलिजिबल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ द यूनिट इन SEZ यूनिट का जो प्रॉफिट है इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट, उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है और टोटल टर्नओवर क्या है। सो बेसिकली आपका एक्सपोर्ट भी हो सकता है प्लस डोमेस्टिक सेल भी हो सकती है, तो सिर्फ एक्सपोर्ट वाले का जो प्रॉफिट पोर्शन है उसी पे ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कोई भी कंसीडरेशन जो आपको एक्सपोर्ट पे रिसीव हो रही है, जो आपने इसे बेचा एंड सो, और जितना भी पैसा आप 6 महीने के अंदर अंदर भारत में ले आते हो, और अदरवाइज जैसे भी अथॉरिटीज अलाउ करती हैं, जैसे RBI ने आपको अगर अलाउ कर दिया उस देश में भी अपना कोई बैंक अकाउंट खोल करके उसमें ट्रांसफर कर लोगे तो हम रिसीव मान लेंगे। तो कह रहा है इसमें ना एक्सक्लूड करेंगे फ्रेट को, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को, इंश्योरेंस को। ठीक है, कौन सा, ये वाला पोर्शन कौन सा, जो एट्रीब्यूटेबल है टू द आर्टिकल और थिंग्स आउटसाइड इंडिया, या फिर एक्सपेंस जो इनकर किया आपने फॉरेन एक्सचेंज में इन रेंडरिंग ऑफ द सर्विस आउटसाइड इंडिया। तो भारत के बाहर के जो खर्चे हैं हम उसको नहीं मानेंगे।
क्लियर है। अब यहाँ पे सिमिट्री रूल है, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि भाई जो सीबीडीटी है उसने क्लैरिफाई किया है कि जो फ्रेट टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, ये जो बात है, ठीक है, ये इसी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से आ रहा है। एंड इंश्योरेंस जो भी एट्रीब्यूट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया, उसको एक्सक्लूड कर लेंगे, बोथ फ्रॉम बोथ, एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी एंड टोटल टर्नओवर से, दोनों से निकाल लो, तभी तो फेयर होगा ना। अगर तुम्हारा वो यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है और यहाँ से निकाल दिया तो अनफेयर हो जाएगा ना, दोनों से बाहर निकाल दो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? सो डेप्रीशिएशन मान लिया जाएगा जैसे तुमको दे दिया, अलग से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डिडक्शन इनमें से किसी की भी आपको नहीं दी जाएगी, ये मान लिया जाएगा जैसे दे दिया, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 32(2) या बिजनेस लॉसेस या कैपिटल लॉस ऑफ द यूनिट शेल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड करना या सेट ऑफ करना अलाउ होगा, ठीक है। द SEZ यूनिट्स लॉस आर नॉट एक्सटिंग्विश बाय द डिडक्शंस, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। तो ये आपको सेट ऑफ करने के लिए, आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउ किया जाएगा। कंडीशन इन सेक्शन 80 IA 8, जो इंटर यूनिट वाला था ना, मार्केट प्राइस पे होगा। अगर आप ही की 2 यूनिट है, उनमें ही आप प्रोडक्ट्स को अपनी ही यूनिट में, एक से यूनिट से दूसरे में भेज रहे हो, तो आपको मार्केट वैल्यू को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और ये वाला 10 वाला जो एंटी अब्यूज रूल था फॉर एक्सेस प्रॉफिट शिफ्टिंग, सो ये इस केस में भी अप्लाई होता है एज इट इज, राइट। इसमें भी अगर आपकी SEZ, ये हमने SEZ को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, है ना, वहाँ मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया ही था आपको कि 10AA से ही आता है ये। तो यहाँ पे अगर कोई भी मान लो इसने अपनी कोई यूनिट यहाँ पे किसी कंसेशनल प्राइस पे बेच दी, क्योंकि ये SEZ पे है, अब ये किसी बाहर सेल करता है इसे, है ना। अगर ये SEZ नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, राइट, तो यहाँ से बेचता तो इसके ऊपर टैक्सेस पड़ते, तो इसने यहाँ प्रॉफिट कम रखा और SEZ को इसे सस्ते दाम पे बेच दिया, तो उसने कहा कि ये जो तुमने जिस दाम पे इसे बेचा है हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। यूनिट टू यूनिट, जो एक ही SSC की यूनिट है, वहाँ पे हमेशा ट्रांसफर विद इन यूनिट कैसे होगा, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। सो इफ सेक्शन 10AA इज क्लेम्ड, no deduction under 35 AD shall be allowed in relation to same specified business। एक मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने कल परसों मेरे से पूछा भी था कमेंट में ना, कि स्पेसिफाइड बिजनेस और कौन से हो सकते हैं मैम, तो देखो ये हो सकते हैं, ठीक है, जो SEZ में काम कर रहे हैं, दीज आर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब है 35 AD में जो लिस्ट दी गई है ना, आपको 35 AD मिला है या नहीं मिला है, बात इस चीज की है। सो 35 AD में अगर आप नहीं आ रहे हो, 10AA में आ रहे हो, तो ये है स्पेसिफाइड बिजनेसेस, राइट। सो इस केस में यहाँ पे आपको दोनों में से एक ही क्लेम करना है। इंटर यूनिट ट्रांसफर, ये वहां से मैंने यहाँ सिर्फ लगाए हैं कि पॉइंट्स मैं जब बोल के जाऊंगी तो आप लोगों को हो सकता है किनकी बात कर रही थी मैम, तो मैं इनकी बात कर रही थी, ठीक है। एमलगामेशन और डीमर्जर के केस में अगेन सेम है, अगर कोई यूनिट जो है 10AA वाली डिडक्शन अपनी वो करती है, तो ये जो रिमेनिंग पीरियड होगा, जो नई जो सक्सेसर होगा वो कैरी ऑन करेगा। नो डिडक्शन इज एडमिसिबल, कोई भी डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होगी। एंड द प्रोविजन ऑफ 10AA अप्लाई टू द एमलगामेटेड कंपनी रिजल्टिंग had that taken place, effectively the unexpired deduction period passes to the resulting unit, ठीक है। अब इसके बाद ये हैं हमारे पास कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज और उससे रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स है CBDT के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आपका ICI का क्वेश्चन है ये ICI का क्वेश्चन अगर SEZ से रिलेटेड आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये केस लॉसेस, विद दैट दिस इज ओवर। अब यहाँ पे जो सर्कुलर्स है ना, बेसिकली ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने के लिए है, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसमें ना बहुत कुछ नया नया आता रहता है और एक्सप्लेन करना, तो CBDT ने क्लैरिफाई किया है 4 रेकरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10AA, कि इनका क्या मतलब होगा। पहला, डज ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्वालिफाई करता है एज एन एक्सपोर्ट एक्टिविटी। अगर आप किसी के ऑन साइट जाकर के डेवलपमेंट कर रहे हो तो क्या वो भी एक्सपोर्ट कहलाता है, तो CBDT ने साफ कहा है यस, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप बाहर करते हो अब्रॉड एट अ क्लाइंट प्लेस, तो आप तो मतलब अभी क्या है, प्रोडक्ट बन के बाहर नहीं गया, बट आप चले गए हो ना बाहर, आप बाहर ही जाके बना रहे हो, तो दिस इज इक्वली एक्सपोर्ट। फिर आर रिसिप्ट फ्रॉम डेपुटेशन ऑफ टेक्निकल मैन पावर फॉर वन ऑन साइट अब्रॉड डेवलपमेंट एलिजिबल।
क्या ये भी एलिजिबल होगा? जो भी रिसीट्स होगी डेपुटेशन ऑफ टेक्निकल उससे, तो वो भी कह रहा है कि यस। और इसके चक्कर में इसने एक एक्सप्लेनेशन अटैच कर दी 10AA में। वो कहता है डीम्स 10AA डीम्स प्रॉफिट्स फ्रॉम सर्विस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया टू बी एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, सो प्रॉफिट्स फ्रॉम मैन पावर डेपुटेशन स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सुएंट टू क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करेगा कि और अगर सब्जेक्ट टू ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशंस यही है जितनी भी मेंशन की हुई है कि वो इट लुक्स लाइक इट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इट इज अ सेपरेट मास्टर सर्विस एग्रीमेंट नीडेड फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट मास्टर सर्विस एग्रीमेंट चाहिए होगा? द आंसर इज नो। सिर्फ इस बेसिस पे आपका टैक्स बेनिफिट डिनाई नहीं हो जाएगा कि आपने सेपरेट नहीं रखा है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन है डिपार्टमेंट के, क्योंकि 10AA को लोग जो भी अप्लाई कर रहे थे वो बार बार इस चीज़ को फेस कर रहे थे। डज सेक्शन 10AA कंटिन्यू ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट? 10AA क्या स्लम सेल पे भी चलेगा? तो डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे। कैन सेक्शन 10AA कंटिन्यू ऑन फिजिकल रीलोकेशन ऑफ SEZ यूनिट टू अनदर SEZ? यस। सिर्फ इस देखो SEZ का जो डिडक्शन है, मैं दोनों पॉइंट के लिए बता रही हूँ, स्लम सेल यूनिट एंड ये SEZ का आपका जो डिडक्शन है, वहां पे हमने जो मेन मैटर पढ़ा है वो क्या चीज है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हो। SEZ आप उस प्लेस पे बैठे इसलिए हो, तो मियर आपने एक SEZ लोकेशन से दूसरी SEZ लोकेशन पे आ गए तो वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो गया? पर्पस तो सेम ही है ना, यू आर एक्सपोर्टिंग एंड वी आर गिविंग प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट पे डिडक्शन दे रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट्स के प्रॉफिट है। ठीक है, सो आप उस काम से बाहर आओगे, आप SEZ से बाहर आओगे, आपके बिजनेस को अलाउड नहीं, आप कहीं और डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, दोज कैन बी द रीजंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और मुझे लगता है आज भी पूरा ही टाइम लग गया है ना। सो होपफुली अब आप लोगों को डिटेल में समझ आ गया, अब तो किसी को कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। दो स्टूडेंट्स वो रिक्वेस्टेड कि मैम इनको बिल्कुल आराम आराम से करना, आज तुम अपने क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, जितने भी तुम्हारे इन सेक्शंस को लेकर के अब वो पेंडिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्टिल अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इट्स ऑलवेज ओपन, आस्क मी द क्वेरीज। सी यू टुमारो, टेक केयर। और अब इसके बाद हमारा जो शुरू होने जा रहा है दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन अपने आप में 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, सो जब हम एग्जामिनेशन प्लान करते हैं, हम अपने मार्क्स को प्लान करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आता है कि 30 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से आ रहे हैं। सो 30 नंबर 30 मार्क्स, समझ रहे हो। और एक PGBP से 14 मार्क्स, तो सोनली 44 मार्क्स के साथ यही तुमको पास करा रहा है, DT में पास ही ये करा देता है। लेकिन मैम जब हम कंपलसरी क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को PGBP, डिडक्शंस, टैक्स लायबिलिटी सब कुछ तो आ जाता है। हाँ, वो तो है ही। ऐसे तो मतलब इतने चैप्टर देने की क्या जरूरत थी फिर इंस्टीट्यूट को। क्लियर है, बट जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है दैट इज ऑफ अ वेटेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर तो अभी भी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो हम उसमें सीक्वेंस वाइज चलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। शेड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही रखा है। ठीक है, सो आप देख लेना कब कब कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, उस सीक्वेंस के हिसाब से ही हम लोग चलने वाले हैं। अब बात आ जाती है कल पे। सो कल हम लोग ऑफ लेंगे या नहीं लेंगे, लेट मी सी। अगर मेरे पास कुछ क्वेरीज रहती हैं, टोटल अभी तक का जितना पोर्शन है टोटल इनकम को कंप्यूट करने से रिलेटेड, अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरीज आती है जो इंटरेस्टिंग है, सो आई टेक अप लेक्चर टुमारो। अदरवाइज फिर आप लोगों को कल ऑफ मिल जाएगा, फिर इस बैकलॉग को प्लीज कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। टेक केयर, बाय बाय।